करीब करीब 1.25% की रैली आपको दिखाई देगी। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए 1500 बढ़ने वाले शेयर और करीब 200 गिरने वाले शेयर। गैप अप है, लेकिन देखिए उस 23,350 के जोन पर एक बार के लिए अटक रहे हैं, लेकिन वैसे उसको क्रॉस करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं और देखते हैं कहाँ आपने मंदी और तेज़ी देखी इस समय। सारे सेक्टर्स ग्रीन में अभी के लिए। पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ऊपर 2% ऊपर दिखाई देगा। मेटल्स इंडेक्स 0.25% ऊपर। उसके अलावा आईटी 1% ऊपर, कैपिटल गुड्स 1% ऊपर, सीपीएससी, फिनेंशियल्स, निफ्टी बैंक, ये कुछ और इंडेक्स हैं जहां पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। रियल एस्टेट इंडेक्स ये भी करीब करीब 1% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए निफ्टी गेनर्स के साथ शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय आपको तेज़ी दिखाई देगी। एचडीएफसी लाइफ में 7% ऊपर। नतीजों का इम्पैक्ट अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स, वो हिंडनबर्ग वाला मामला जो है उसका क्लियर कट एक इम्पैक्ट मिलता हुआ आपको इनमें तेज़ी। अगली प्लेट पे आ जाइए। ये 3 टॉप गेनर्स हो गए निफ्टी के। एसबीआई लाइफ, कुछ एचडीएफसी लाइफ का रबॉफ, टेक महिंद्रा और बीईएल, यहाँ पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। नीचे कौन से स्टॉक्स हैं एक बार वो भी देख लेते हैं जरा निफ्टी पर। थोड़ा जल्दी फायर करिए प्लीज़। निफ्टी लूजर्स में समय एचयूएल, ब्रिटानिया और आईटीसी आपको दिखाई देंगे। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं फटाफट से और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के मूव्स हैं। 125 पॉइंट निफ्टी ऊपर, उसमें एचडीएफसी लाइफ सबसे ऊपर 7%, फिर अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। नीचे क्या है आपका ट्रेंड, आईटीसी, एचयूएल, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये इस समय निफ्टी का हीट मैप। बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देख लेते हैं, उसके बाद बीरो के पास चलेंगे। जोमेटो 4.5% ऊपर और पेटीएम करीब करीब 5% ऊपर। तो ये एक क्लियर कट आज जो है वो ब्रोकरेज नोट्स का इम्पैक्ट है, वो जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी दोनों। आरती इंडस्ट्रीज़ और केपीआईटी, ये हमारे स्पॉटलाइट वाले शेयर्स थे। अभी के लिए दोनों में ठीक ठाक गैप अप है, लेकिन एक बार ज़रा मिड कैप इंडेक्स देखिए आप 700 पॉइंट ऊपर। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें शॉर्ट कवरिंग इस समय हो रही होगी। वीरो के पास चलते हैं और जानते हैं वो स्टॉक्स कौन से हैं। वीरो बताइए एफएनओ में क्या इंटरेस्ट है? बिल्कुल अनुज, शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ पर हावी है उसको आइए देखते हैं। एचडीएफसी लाइफ पर कल ये स्टॉक आप यकीन मानिए अपनी दिखाएंगे ज़रा प्लीज़, इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ था 643.75। ये करीब 8% ऊपर, गजब मूव यहाँ पे। उसके बाद आप देखिए क्या इम्पैक्ट है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज 6.25% ऊपर, 200 डेमा को रीगेन करता हुआ। जरा प्लीज़ रखिएगा, मैं थोड़ा सा अपने प्राइसेस को भी क्रॉस चेक करना चाह रहा था कि ये मैक्स फाइनेंशियल 1092 पे, यस एग्जैक्टली इतना ही ऊपर है, 6.25% ऊपर। यस फ्यूचर्स में करीब करीब 6.5% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस, उसके बाद जोमेटो का जिसका मैं पल्स में जिक्र कर रहा था कल, 200 डेमा से पुल बैक आया था, वो शॉर्ट कवरिंग में जाता हुआ। और एसबीआई लाइफ में करीब करीब 3-3.5% का मूव है। और उसके बाद अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग है। आप देखिए अदानी ग्रीन में अच्छा खासा मूव है, अदानी एंटरप्राइजेस में, अंबुजा सीमेंट में, एसीसी में, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में, सब में अच्छी शॉर्ट कवरिंग। उसके बाद और छोटे अगर आप देखें स्टॉक्स की कैटेगरी में, हुडको में छोटा सा पुल बैक है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पे एक है आईजीएल जो कि 3.25% का पुल बैक दे रहा है। सॉफ्टनेस दिवीज लैब में ट्रेंड, उसके बाद एचयूएल कोलैप्स हुआ है आज, और कल्याण अनुज आज भी कोलैप्स होता हुआ। लुक एट कल्याण, एक बार प्लीज स्क्रीन पे रखेंगे। और कल हम बात कर ही रहे थे क्लोजिंग में इस स्टॉक पे। कल्याण रखिएगा प्लीज़ एक बार जरा। 557 का 42 का लो लगाया उसने, उसके बाद करीब 0.5% ऊपर, अभी अभी पुल बैक देके ऊपर आया है। पर ये आज का एक नया लो क्रिएट किया इसने, और उसके बाद नेक्स्ट डे ये कुछ काउंटर्स जो कि बैकफुट पे। निफ्टी करीब 23,339 पे, और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में अनुज अच्छा खासा मूव। बिल्कुल। चलिए तो अब एक काम करते हैं, अब हमारे क्विक सिंगल्स की शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल तैयार है। एक बार पैनल के पास चला जाए और क्विक सिंगल्स की शुरुआत की जाए। सभी को गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए आपने क्या स्टॉक पिक किया क्विक सिंगल्स में? इन्फो एज पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। 7637 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 7500, 8000 पॉसिबल है। इन्फो एज 8000 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपने क्या पिक किया? जी बिल्कुल, बीएससी में एक अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे रीआइट्रेट भी रहेगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस को कि हम आगे तरफ ट्रेल करते रहे। बट दूसरा पिक जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है वो रहेगा मारुति पर। यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और आउट परफॉर्मेंस पूरे ऑटो स्पेस में यहाँ देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट दोनों यहाँ ऐड हो रहे हैं, जो कि एक कंफर्मेशन है कि एक अच्छी पिक बनते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे 12,500 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, 11,700 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके मारुति, और यस इसमें कोई जरा नहीं कि शिवांगी ने ही सबसे पहले इसको मेरे ख्याल से 2 दिन पहले स्पॉट किया था
11,600 या फिर 11,500 की ट्रेजेक्ट्री में। बड़ा खूबसूरत ट्रेड था वो। अच्छा मूव। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा मैम? जी मेरा ट्रेड रहेगा एसबीआई लाइफ में 1540 पे है ये। अगर ये 1515 को होल्ड करेगा तो अपसाइड पे 1560 एंड 70 की तरफ जा सकता है। वो अच्छा इसमें भी आ रहा है, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। आशीष बैठी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, सीडीएसएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन रहा है, तो यहाँ पे इसे चेज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1595 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1650 और 1680 तक के लेवल्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, अब चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी अनुज जी, मैं एमसीएक्स के साथ जाना चाहूंगा। एमसीएक्स का मोमेंटम यहाँ पे रिन्यूड है और अच्छा खासा पुल बैक देख रहे हैं। यहाँ पे लगभग 6050 के प्राइस है इसका। 5980 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 6150 एंड 6200 के। पहले एक बार आप HDFC लाइव देखिए जरा, अब 10% HDFC लाइव और LTTS भी करीब 10% ऊपर। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम अब आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई देगा। और LTTS आई थिंक क्लियरली फोकस कर रहा है उस जो नंबर पर, जो डॉलर रेवेन्यू का नंबर है उसके ऊपर, और शानदार 9% की ग्रोथ यहाँ पर इस समय। ट्रेड्स आई थिंक राजेश जी की बाकी है अभी। राजेश जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी, मेरा ट्रेड रहेगा नायका पे। एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है और 172 के ऊपर ये बाय बनता है। 174 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस रखे 170 का। इसका आज का टारगेट होगा करीबन 182 से लेके 186। चलिए, तो ट्रेड्स इस समय पूरी हुई और एक बार जरा मार्केट देखिए आप, अब सस्टेन कर रहा है गेंस के साथ। लेकिन एक दो स्टॉक्स हैं जहां पर अब थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग इंटरेस्टिंग हो रही है। उसमें आप लेकर आइए ACC अंबुजा। देखिए, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में क्लियरली अब बाकी स्टॉक्स में थोड़ा कूल ऑफ आया जो पहले चल गए थे। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स वो पहले चल गए थे, तो इस वजह से। लेकिन ACC और अंबुजा यहाँ पर इस समय तेज़ी आ रही है। आशीष भाई जी, चेस करेंगे क्या इनमें से किसी स्टॉक को, ACC या अंबुजा को? जी अनुज जी, इनफैक्ट मुझे हमारी कॉल भी थी सुबह और खुलने के बाद में यहाँ पे तेजी देखने मिली है ऑन स्क्रीन। और अब स्टॉक अभी 20 डेमा के ऊपर रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई डिप आती है तो जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी। जो जोन है खरीदारी के लिए वो 530 के अगर करीब मिलता है वापस कोई डिप में, तो वहाँ पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए अब इसमें 520 का। ऊपर में हमें लगता है कि 560 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे सीमेंस पे ये टेक है आपका। इस बीच और कुछ काउंटर्स लेके आते हैं जहाँ पे मोमेंटम इस वक्त पिकअप हो रहा है। एक बार आप लेके आइए प्लीज़। मैक्स फाइनेंशियल्स 1099 पे काफ़ी चल चुका है, तो मैं शायद अब दोबारा कंसिडर नहीं करूँ। बट शिवांगी, एक बार जोमेटो को देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। जोमेटो अब इस पुल बैक में फिर से स्ट्रेंथ एक्वायर करने के बाद, हालांकि आज का इंट्राडे हाई बहुत इम्प्रेसिव नहीं रहा। मतलब एग्जैक्टली कोलैप्स ये 260 से हुआ है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग ट्रेड्स, या फिर आपका व्यू क्या है मतलब जोमेटो पे? जी वीरू, पोजिशनली अगर हम बात करें तो जोमेटो एक मेरे हिसाब से मस्ट हैव है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि QSR स्पेस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। लगातार हम इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहा है, जैसे जैसे डिस्क्रिशनरी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। तो बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ पे एग्जिट के मौके नहीं, बाइंग के मौके ढूंढें डिक्लाइंस में। और यहाँ पे हाल ही में एक डेली फ्रेम में नेगेशन भी देखने को मिल रहा है। अब हालांकि आज थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस ज़रूर है हायर जोन्स पे। हमने देखा कि थोड़े बहुत रिजेक्शन ज़रूर है, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर है, बट ओवरऑल स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव है। इसकी लंबी अवधि की भी चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो मंथली बेसिस पे पिछले 4 महीनों से एक बैंड में कंसोलिडेट कर रहा है, बट लोअर जोन्स को बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम इमीडिएट बेसिस पे 260 तक का एक रेजिस्टेंस है, पर पोजिशनली जो है 280 तक के लेवल्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। और 245 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। ओके, अच्छा, प्रेशर पॉइंट्स में क्या क्या हैं आज सुबह जो चीज़ हायर लेवल से मार्केट से प्रेशर डाल रही है? लुक एट निफ्टी FMCG। हम इस वक्त डील ऊपर हैं 55,421। हम ऑलमोस्ट कल के क्लोज से नीचे ट्रेवल कर रहे हैं। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल का इंट्राडे लुक काफ़ी नीचे था। बट आप प्रेशर पॉइंट्स को देखिए। लुक एट ITC, आपकी स्क्रीन पे आएगा
आशीष बहती जी, आईटीसी को आप कैसे अप्रोच करेंगे? बड़े की एवरेजेस के नीचे अब ये सस्टेन करने की टेंडेंसी को डेवलप कर रहा है। 435 आपका टेक क्या है इस वक्त इस पर? जी विनीत जी, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज में आज वापस प्रेशर देखने मिल रहा है, नेस्ले, आईटीसी, इंक्लूडिंग इवन टाटा कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर इन सेक्टर में माउंट हो सकता है यहाँ से भी। इन लेवल्स पे शॉर्ट करने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर कोई पुल बैक मिलता है तो वहाँ पे जरूर एक बार शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना चाहिए वो 440 का एक एसएल मेंटेन करे। नीचे हमें लगता है कि इसमें शायद 425 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। इंटरेस्टिंग। कल डिफेंसिव स्पेस में फार्मा में भी शॉर्टिंग हुई थी और आज सुबह सुबह अगर आप स्क्रीन पे देखें तो क्लियरली एफएमसीजी में प्रेशर जो है वो विजिबल हैं और प्रेशर तो है यहाँ पर। अमित सेठ जी, एक बार जरा प्लीज़, मैं कुछ प्रेशर पॉइंट्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे प्रेशर है। लुक एट सन फार्मा, ये भी अब ₹1.5 पे बढ़ता हुआ और इसने भी सारे एवरेजेस तोड़ दिए और इनफैक्ट ये अब वो नवंबर के स्विंग लोज है ना उनको विजिट करता हुआ। आपका टेक क्या है इस वक्त सन फार्मा पे, या फिर फार्मा में कोई कैंडिडेट जो कि आप शॉर्ट साइड पे आज प्लेस करना चाहें? जी वरुण जी, सन फार्मा की स्पेसिफिकली बात करें तो काफी डिसअपॉइंटिंग चार्ट है। जिस हिसाब से स्टॉक में हमने कुछ दिनों पहले स्ट्रेंथ देखी थी और उसके बाद जिस हिसाब से सपोर्ट्स इसने तोड़े हैं, इमीडिएट सपोर्ट इसने कैश स्पॉट में 1784 का तोड़ा है। अगला सपोर्ट लगभग 1720 के आसपास आता है, तो वो टूटेगा तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल अगर किसी का शॉर्ट है तो बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 1785 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 1720 रुपए के। अच्छा अनुज, आज इंश्योरेंस स्टॉक्स के बिहेवियर्स को, आई मीन एचडीएफसी लाइफ को देख के तो मैं खुद इनफैक्ट एक बार इतना चौंक गया कि पूछिए मत। ये बाजार आज किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है और एग्जैक्टली इन स्टॉक्स पे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मैक्स, इन पर व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? देखिए वीरू, डिपेंड करता है ना पोजीशनिंग क्या होती है। आई थिंक किसी को नहीं कोई भी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे एचडीएफसी लाइफ के। और एक बार एचडीएफसी लाइफ का आप 1 साल का चार्ट देखिए, इन स्टॉक्स ने कुछ नहीं करके दिया है। मतलब इवन जब मार्केट इतना स्ट्रांग चल रहा था, इसमें भी इन्होंने कुछ पैसा नहीं बना के दिया। ये देखिए 12 महीने का चार्ट है, कोई मूव ही नहीं है इसमें। आज के मूव को मिलाने के बाद भी 12 महीने में 6%, मतलब उससे पहले तो 3% नेगेटिव रिटर्न था। और आई थिंक सारे पैरामीटर्स पर, क्योंकि बीट था नंबर्स, जो मार्जिन था वो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम गिरा, प्लस स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हुए थे। आप खैर ये तो 12 महीने का चार्ट था, एक बार 3 महीने का चार्ट देखते हैं फॉर एग्जांपल, और सबका देखते हैं, सिर्फ एचडीएफसी लाइफ नहीं। एचडीएफसी लाइफ का 3 महीने का चार्ट, आईसीआईसीआई प्रू का 3 महीने का चार्ट और एसबीआई लाइफ का 3 महीने का चार्ट देखते हैं। आप कभी भी कोई भी स्टॉक रिएक्शन की बात करते हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है पोजीशनिंग कैसी होती है। आई थिंक तीनों के तीनों स्टॉक्स अगर आप 3 महीने का चार्ट देखेंगे तो काफ़ी डाउन थे। अब देखिए आज के 9% के मूव के बावजूद 11% नीचे है एचडीएफसी लाइफ 3 महीने में। एंड आई थिंक आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ ये भी 3 महीने में गिरे ही हैं स्टॉक्स। तो एक ऐसा सेक्टर था जिसमें किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आज सुबह भी हमने जब बात की तो कितनी बात की इसकी, बहुत कम। तो ये एक फैक्टर था जिसकी वजह से आई थिंक आपने इस तरीके के मूव्स देखे आज यहाँ पर। जी हाँ, नंबर्स और पोजीशनिंग अगर आप देखें काफ़ी थी खराब, उसके लिए अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन यहाँ पे आया, स्टॉक चलता हुआ आपकी स्क्रीन पे। मैं एक स्क्रिप्ट को बहुत देर से मेरे स्क्रीन पे अपीयर हो रही है तो उसको कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स टेक कंटेनर कॉर्पोरेशन 771, नहीं स्किप करता हूँ। तेज़ है लेकिन अभी एग्जैक्टली अपने 20 DMA को टेस्ट कर रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको नहीं छूँगा। और एक इंडेक्स हैवी वेट को लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज है 1257, ये इस वक्त शांत बैठा हुआ है, तो निफ्टी को कोई पुश नहीं दे रहा है इस वक्त। ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ, मतलब डिलीवर नहीं कर रहा है। और मैं और कुछ स्क्रिप्ट्स को देखूं जहां पर थोड़े मेरे को शॉर्ट्स जो है वो कवर होते नजर आए सुबह सुबह, जहां पे इमीडिएटली शुरुआती लगभग 14 मिनट में ओआई शेड हुआ है, उसमें है एक ओबराय रियल्टी। एक बार प्लीज़ ओबराय रियल्टी पे शिवांगी अपना टेक दीजिएगा। पिछले 5 सेशन में सब्सटेंशियल शॉर्ट यहाँ पे हुए थे, कल परसों का पॉज आया 100 DMA पे और आज का ये गैप अप। कैसे अप्रोच कर रही हैं आप ओबराय रियल्टी को? और क्लियरली अभी भी आई थिंक ये जो मूव है इसके पीछे बड़ा कारण शॉर्ट कवरिंग है। जी बिल्कुल, शॉर्ट कवरिंग मूव अगर हम देखें तो कल के सेशन से ही स्टार्ट हो गया था एंड एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे 1950 के जोन्स पे। बट मेरी यहाँ राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें, कन्विक्शन थोड़ा बिल्ड होने दें स्टॉक में, बिकॉज
हमने देखा है कि पहले भी स्टॉक जहाँ से थोड़ी बहुत पुल बैक मूव देखने को मिलता है, बट थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, फॉलोअप यहाँ पे इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरी राय रहेगी कि हम ये 2060 के ऊपर अगर होल्ड करते हुए नज़र आता है तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट करें, वरना हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें स्टॉक में। ओके, ओबरा रियल्टी अभी वेट एंड वॉच करें, कोई निर्णायक लेवल क्रॉस नहीं हुआ है और अभी भी हम भी अगर आप देखें थोड़ा सा हौले ही चल रहे हैं, हौले हौले ज़्यादा अगर आप देखें तो इस वक्त टेस्ट पे कैपिटलाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ बहुत सिलेक्टिव मिलेगा तो उस पर आगे बढ़ेंगे। एक बार इन्फो एज को लेके आइए, ये भी वो स्टॉक है जो कि पिछले कुछ सेशंस में काफ़ी पिटा था और आज इसमें एक पुल बैक है एट 7697। आशीष बैती जी, आपकी रीडिंग क्या कह रही है? मैं शायद अभी अगर लॉन्ग ट्रेड के लिए ना भी जाऊं तो कम से कम एटलीस्ट उनके लिए ये प्रश्न जरूर पूछ सकता हूं जिनके पास इसकी शॉर्ट थी, क्या करना चाहिए इस पर? जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा मोमेंटम इसमें बन रहा है। 3.25% का ऑलरेडी स्टॉक में रैली आ चुकी है और बेस्ट पार्ट ये है कि एग्जैक्ट 200 डेमा से इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया है। जिससे आपकी गिरावट थी, हमें लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे थोड़ी सी और यहाँ पे स्टीप हो सकती है। तो सर्टनली जिनके पास भी शॉर्ट है एग्जिट करने की सलाह है। जो इन इस पोजीशन में अगर लॉन्ग बना रहे तो स्ट्रिक्टली जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो 7500 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें शायद 8000 तक का लेवल देखने मिल सकता है, बट इसमें अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो ऑप्शन के थ्रू खरीदने की सलाह रहेगी। जो एट द मनी कॉल चल रही है इसकी 7700 की, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, 200 रुपए के करीब ही चल रही है। जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 170 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 240 और 260 तक के लेवल के लिए खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, चलिए एक बार आप लेकर आइए अब जरा स्टॉक पेटीएम, और अब 6.5% ऊपर। आज सुबह बिग स्टॉक में भी था ये स्टॉक, क्योंकि वो ब्रोकरेज रिपोर्ट थी अच्छी काफ़ी और लग रहा था कि इसमें शॉर्ट कवरिंग अच्छी होगी, तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर अच्छा आपको मोमेंटम दिख रहा है। पीबी फिनटेक, अच्छा इंश्योरेंस स्टॉक चल रहे हैं तो पीबी फिनटेक भी चल रहा है, वो वैसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है। एक्चुअली इस पूरी स्पेस को प्ले करने का बेस्ट तरीका पीबी फिनटेक ही रहा है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में एक्चुअली। इनफैक्ट आप अगर इसका 3 साल का चार्ट देखेंगे, एक मैसिव आउट परफॉर्मर रहा है ये। पिछले 1 महीने में गिरा है, लेकिन वैसे देखिए आप पिछले कुछ सालों में, और शानदार मोमेंटम रहा है इसमें। नीरज दीवान जुड़े हैं हमारे साथ शायद, है क्या नीरज जी? ओके नीरज जी, गुड मॉर्निंग। इंश्योरेंस स्टॉक्स आपको लग रहा है इस तरीके की तेज़ी के लायक है, और कोई पिक्स होंगी आपकी यहाँ पर? या गुड मॉर्निंग। एंड इंश्योरेंस स्टॉक में अगर आप थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू लेके चलें, जो लास्ट अगर आप 3-4 साल की भी मूवमेंट देखें, जैसे आपने भी ठीक कहा कि कुछ खास रिटर्न इसमें मिली नहीं है, तो देयर इज लॉट ऑफ प्रॉमिस के ये अंडर पेनिट्रेटेड है, अभी काफी ग्रोथ होगी, पर उस तरह का स्टॉक में रिटर्न एक इन्वेस्टर के देखने को मिला नहीं है। आई थिंक मैं जनरल इंश्योरेंस में फिर भी थोड़ा पॉजिटिव हूँ। आई थिंक वहाँ पे जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, वो एक बेटर आई थिंक प्ले है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब जो लाइफ इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स है, आई थिंक वहां पर अभी ठीक जो आज की मूवमेंट एक रिजल्ट के बेसिस पे या एक नंबर्स के बेसिस पे एक मूवमेंट है, बट वो उसका फॉलो अप नहीं होता कि उसको फॉलो अप उसके बाद लगातार उसमें अच्छी रिटर्न मिले। तो मैं कोई बहुत फैन नहीं हूँ लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फिर भी मुझे बेटर लगता है इन द इंश्योरेंस स्पेस। एंड लाइक आपने राइटली कहा, पीबी फिनटेक हैज गिवन अ गुड रिटर्न। उसका देखें तो उस पे एक सब चीजों का मिश्रण है, लाइफ जनरल तो कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म है, उसमें फिर भी एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। तो आई थिंक अगर किसी को इंश्योरेंस स्पेस में एंट्री लेनी भी है, रहना भी है, तो आई थिंक जनरल इंश्योरेंस या पीवी फिनटेक जैसे स्टॉक मुझे फिर भी बेटर लगते हैं। इस बीच एक अपडेट इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से वो ये कि निफ्टी वो नहीं कर पाया, लेकिन निफ्टी बैंक इस वक्त अपना 49,421 पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विजिट कर रहा है आफ्टर 3 Jan। दैट मीन्स निफ्टी बैंक पहली बार, जब 6 जनवरी को 200 डे तोड़ा था, उसके बाद पहली बार किसी एवरेज को रिविजिट करने जा रहा है। बात करेंगे इस पर कुछ देर में, लेकिन बैंक्स में एक शॉर्ट कवरिंग सी कुछ नज़र आ रही है थोड़ी सी। ज़रा प्लीज़ बैंक्स के स्टॉक्स रखेंगे स्क्रीन पे और ज़रा एक बार रीड करने की कोशिश करते हैं। कैन बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में सबसे पहले अपीयर यही हुआ। कैन बैंक 9712 ये स्ट्राइक करता हुआ मेरे ख्याल से अपना 20 डेमा। ये कल कॉल थी मानस की। अनुज, वो पहला पायदान ये इंडेक्स पार करता हुआ, कोई खास वजह या ट्रिगर या फिर जस्ट आई थिंक शॉर्ट कवरिंग?
देखिए वीरू, जिसमें ज़्यादा शॉर्ट वो ज़्यादा चलेगा, है ना। इसके लिए ये बात थी कि बैंक निफ्टी में, और हमारी बात भी हुई थी कि एक बार के लिए तो आप 10 डेमा और 20 डेमा तक शायद जा सकते हैं। अब 10 डेमा पर तो हम आ गए हैं 49,400 जो आपने कहा था। आज का हाई एक्चुअली एग्जैक्टली 10 डेमा है अब तक का हाई, और अगर यहाँ से रैली बढ़ी तो 50,255 भी ओपन होगा। लेकिन बात सारी ये है कि मार्केट में अभी भी कोई कन्विंसिंग आपको व्यू नहीं दिया है कि इंट्राडे में अभी भी पैसा नहीं बना के दिया है निफ्टी ने। जहां हम खुले वही हाई है बेसिकली। हाँ, बैंक निफ्टी में ज़रूर थोड़ा सा आपको इंट्राडे में थोड़ा ट्रैक्शन मिला ज़रूर होगा, लेकिन अभी भी ये जो मार्केट है इसमें थोड़ा और टाइम देते हैं 10, 10, 10:30 तक का, और देखते हैं किस तरीके से रहेगा। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छी कवरिंग मिल रही है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखिए, स्पेशली जो ज़्यादा शॉर्ट वाले स्टॉक्स थे वहाँ पर अच्छी खासी कवरिंग हो रही है, चाहे अदानी ग्रुप हो, चाहे पेटीएम, जोमेटो टाइप के स्टॉक्स हों, पीबी फिनटेक हो। बैंक निफ्टी आई थिंक ये अभी भी मैं कहूँगा कि रिटेल के लिए नहीं है ये, क्योंकि कब घूम जाए यू नेवर नो। लेकिन शुरुआत तो अच्छी है। पहले 15 काफ़ी समय के बाद हमने एक गैप अप और उसको टिकते हुए देखा है एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। एटलीस्ट ये एक पॉजिटिव है। जी हाँ, चलिए इसको स्टॉक स्पेसिफिक होकर कंसिडर कर लेते हैं। और कैनरा बैंक का मैंने जिक्र किया था। अमित, मैं आपके पास ही आता हूँ। इनफैक्ट बैंक्स में अगर आपको शॉर्ट कवरिंग कहीं पर अच्छी नज़र आ रही हो, और वो शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बैंक का कॉम्बिनेशन अगर चेस करने लायक हो, आपको कहाँ नज़र आ रहा है वो? जी वीरेंद्र जी, अगर ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग और स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे सबसे बढ़िया यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर और डेटा पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस एक हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी को लेना है तो ही कैन बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 760 और टारगेट्स हमारे 790 से 800 तक के रहेंगे। चलिए, ये बात हो गई एसबीआई की। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स देखते हैं एक बार ज़रा, और जहाँ पर अब अच्छे मूव्स बन रहे हैं। हुडको में करीब 5-5.5% का मूव आपको दिखाई देगा। यहाँ पर अच्छे मूव्स आपको इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। एक बार प्राज को रिविजिट करते हैं, क्योंकि आज सुबह जो हमारी बिग स्टोरी थी, अभी भी करीब 3% के गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली जहाँ खुला उससे अब थोड़ा लोअर लेवल्स पे आया, वहाँ से अब थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश। करीब 3% के ऊपर ये इस समय स्टॉक ट्रेड करता हुआ। कुछ देर में इसको भी रिविजिट करेंगे। लेकिन इसके अलावा और कहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं? निफ्टी अब थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है, तो 23,350 की जो रेजिस्टेंस है उसको अभी शायद क्रॉस करने को तैयार नहीं है। लेकिन एक और स्टॉक है जिसमें मूव आ रहा है इस समय अच्छा, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। एक बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। यहाँ पर एक मूव आया और ये स्क्रीन पर मूव आ रहा है अब इस समय। गाबा सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ देखिए, रियल एस्टेट में भी काफ़ी डिक्लाइन हुई है पिछले एक महीने में। कोई व्यू यहाँ पर? स्ट्रेच है, बाउंस बैक मिल रहा है यहाँ पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर ट्रेड कर रहा है 2385 पर। आज का लो स्टॉप लगाना चाहिए और ब्रेकआउट मिला है एक्चुअली देखा जाए तो। स्टॉप होना चाहिए 2350 के आसपास। टारगेट ऑन द अपसाइड 2475, 2500, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन यस, ट्रेडिंग पैड बनता है गोदरेज प्रॉपर्टीज। चलिए, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे आशीष बहेती से, उसके बाद शिवांगी के पास चलेंगे एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ तैयार हैं, और मिड कैप फंडा के लिए नीरज दीवान के पास जाएंगे हम। आशीष जी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है ऑप्शन के थ्रू। इसमें एक अच्छा मूव बन रहा है। आई थिंक इसमें नहीं है, बैन में तो नहीं है ये स्टॉक। यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो 570 की कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है। 13 रुपए के करीब चल रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 10 रुपए का, और ऊपर में 20 रुपए तक के टारगेट के लिए उसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये हो गई आशीष जी के पिक। शिवांगी, आपने क्या पिक किया? जी, मैंने चुना है कोफोर्ज। यहाँ पे हमने देखा कि कल के सेशन में एक बहुत ही अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है। कल इनफैक्ट 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है लॉन्ग साइड में, और आज काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। पूरी IT स्पेस में वापस स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आ रहा है, तो इसका यहाँ पे ऑफकोर्स एक टेलविंड मिलेगा। अब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के आसपास यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, वहीं पे इसने एक जंक्शन बनाया है। वीकली बेसिस पे भी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे 9300 तक के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 8750 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अमित जी 4 का चमत्कार पिक करेंगे। अमित जी, क्या पिक कर रहे हैं आप?
जी वीरेंद्र जी, मैं मुथूट फाइनेंस के साथ जाऊंगा। कल भी मैंने ये कॉल दी थी। काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिस हिसाब से पुल बैक आया है और स्टॉक 10-20 डेमा के ऊपर कल से ट्रेड कर रहा है और एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है मुथूट फाइनेंस में, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 2170 का और टारगेट्स रहेंगे 2260 रुपए के। ओके, यहाँ पे मुथूट फाइनेंस आपका बाय कॉल है। नीरज दीवान जी से आज उनका मिड कैप फंडा पिक करते हैं। नीरज जी क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप में आज? मैंने पिक किया स्टॉक EMS लिमिटेड। ये कंपनी है जो वाटर वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ये इन कामों में स्पेशलाइज करती है। इसके जो मेन काम है वो वाटर कलेक्शन और सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है। तो इसकी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। फर्स्ट हाफ में भी अबाउट 25-26% ग्रोथ दिखाई है इसने एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इसके पास अच्छी ऑर्डर बुक है, अबाउट 2450 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है। 6500 करोड़ की इसकी बिड पाइपलाइन है। तो अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। मार्जिन हाई है बिकॉज ये सीवरेज और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जिसमें बहुत ज्यादा कंपनी स्पेशलाइज नहीं करती हैं। तो वहाँ पे इनके मार्जिन काफी अच्छे हैं। ROC इसका 25% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि जो ग्रोथ इन्होंने दिखाई है और जैसे मैनेजमेंट की गाइडेंस है, वो ग्रोथ आगे 2-3 साल तक भी चलती रहेगी। तो मेरे हिसाब से इसका अगले साल का, इस साल का प्रॉफिट 192 और अगले साल का 240 करोड़ होना चाहिए। तो मैंने 25 टाइम्स के हिसाब से इसका टारगेट अभी एक साल का 1080 मेरे हिसाब से टारगेट है इसका 1 ईयर का। तो एक अच्छा स्टॉक है जो अच्छी, जहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट हो रही है वाटर में, उसके अंदर इसकी प्रेजेंस है। ओके, तो हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। आशीष बहती जी से हमने शुरुआत की थी और ये आपकी स्क्रीन पे पहला ट्रेड आएगा। आशीष बहती जी का आज का ऑप्शन ट्रेड पिक किया गया LIC हाउसिंग फाइनेंस का कॉल जनवरी का 570 का। शिवांगी ने पिक किया कोफोर्ज, उसके बाद चार के चमत्कार अमित सेठ जी ने पिक किया। और जरा अमित जी का ट्रेड रखेंगे स्क्रीन पे प्लीज। इट्स मुथूट फाइनेंस फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 2260। और नीरज जी ने अभी जो मिड कैप फंडा पिक किया था आपकी स्क्रीन पे EMS लिमिटेड। अनुज, चलिए अब LTTS के नतीजों की बात करते हैं। बाजार को काफ़ी पसंद आए नंबर्स। कंपनी ने गाइडेंस में भी बदलाव किया है, इस पर भी बात करेंगे। और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू गाइडेंस को 8 से 10% से बढ़ाकर 10% कर दिया। तो बेसिकली वो 8 वाला हटाकर सीधा 10 पर ले आए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के MD और CEO अमित चड्ढा जुड़े हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग। पहले तो ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात करते हैं, कैसा रहा आपके लिए क्वार्टर और आगे क्या उम्मीद रहेगी? जी सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए टू यू और आपके दर्शकों को भी। सो ये जो क्वार्टर रहा हमारा जो अभी फिनिश हुआ, ये काफ़ी अच्छा रहा। रुपी टर्म्स में 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा ईयर ऑन ईयर, और जो डॉलर टर्म्स में ग्रोथ वाज 8.7% ईयर ऑन ईयर इन कांस्टेंट करेंसी एंड सीक्वेंशियल वाज 3.1%. दिस वाज इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस। जो टेक रहा सेगमेंट हमारा, वो 11% का ग्रोथ हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सस्टेनेबिलिटी सेक्टर का 4% ग्रोथ हुआ। इन एडिशन टू दैट 8 नए डील साइन हुए हैं 10 मिलियन प्लस के। उसमें से एक 50 मिलियन प्लस था, एक 2 35 मिलियन प्लस थे, 2 25 मिलियन प्लस थे, और 3 जो थे वो 10 मिलियन प्लस थे। दिस हैज बीन द हाईएस्ट डील इनटेक दैट वी हैव हैड इन द क्वार्टर। हमारा जो पाइपलाइन है वो काफ़ी रोबस्ट है, और हमारी उम्मीद है कि एज वी गो फॉरवर्ड ऐसा ही होगा। फ्रॉम अ मार्जिन स्टैंड पॉइंट हमने कमिट किया था कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, तो हमारे मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए फ्रॉम 15.1 to 16.2% EBIT एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस M&A के जो थे। सो एज इन अ नटशेल जो क्वार्टर रहा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी मजबूत रहा। अगर एनुअल गाइडेंस देखी जाए तो इंटेलीस्विफ्ट के साथ हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा जो साल रहेगा अबाउट 10% ग्रोथ का रहेगा, which again we believe is fairly good as compared to where the industry is. Now FY26 जो है अगला साल, हमारा ओपिनियन है कि वो FY25 से बेटर रहेगा। अब कितना बेटर रहेगा, क्या होगा, वो जो नंबर्स हैं वो हम आके आपको अप्रैल में बात करेंगे, बट वी डेफिनेटली फील इट विल बी बेटर than FY25. ओके, लेकिन गाइडेंस फिर भी लोगों को थोड़ा सा लगा कि थोड़ा चुकाया गाइडेंस ने, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी इन्फ्लोज रहे हैं, फिर भी 8 से 10% के बैंड को अब आप उसमें एक नंबर आपने उसमें से हटा दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है उसमें। इसका कोई खास कारण?
देखिए, हमने जो गाइडेंस दिया था 8 to 10% लास्ट ईयर, उसमें हमने कुछ फैक्टर्स लिए थे जो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, एटसेट्रा। तो आई एम हैप्पी कि वी आर विद इन दैट गाइडेंस, वेदर वी आर एट 8 और वी आर एट 8.2 और वी आर एट 7.9। ये सब जो है वो दशमलव के क्वेश्चंस होते हैं, देखा जाएगा, क्वार्टर प्ले हो रहा है। बट व्हाट आई कैन कंफर्म टू यू इज कि द पाइपलाइन एज वेल एज द डील क्लोजर्स, मोमेंटम जो है एक बना है मोमेंटम, क्योंकि हमने सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं। कंपनी में 3 सेगमेंट्स हैं और ये जो सेगमेंट्स के चलते जो मोमेंटम गैदर हुआ है, दिस विल अलाउ अस टू बी एबल टू प्रोपेल फॉरवर्ड। और FY26, like I said, will be better than FY25, but to be seen as we go forward. एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो हम देख रहे हैं आज, कि जो हमने जो GenAI के एसेट्स क्रिएट किए थे, जो हमने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के एसेट्स क्रिएट किए थे, उनमें काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है फ्रॉम अ क्लाइंट स्टैंड पॉइंट। सो आई एम होपफुल कि एज वी गो फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू टू सी ग्रोथ in margins as well as in top line. ओके अमित जी, जैसे कि आपने मार्जिन्स को लेकर बहुत बात करी भी, टिप्पणियां करी यहाँ पर, लेकिन इंटेलीस्विफ्ट का जो इंटीग्रेशन था उससे क्या मार्जिन्स पे इम्पैक्ट दिखाई देगा? मैं अगर आपसे कहूँ कि 12 महीने की अगर आप एक कंफर्टेबली अगर एक मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी को डिफाइन कर पाए इस वक्त, तो जी, सो इंटेलीस्विफ्ट जो है इसमें 50% से ऊपर जो इनका जो बिजनेस है वो हाइपर स्केलर से आता है। सो हम भी हाइपर स्केलर्स के साथ काम कर रहे थे पहले से। सो टुगेदर मिलाकर इमीडिएटली हमारे पास 3 20 मिलियन प्लस के हाइपर स्केलर अकाउंट्स हो जाएंगे। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है, हम लोग सर्विस लेड वर्टिकल्स में काम नहीं करते थे। इंटेलीस्विफ्ट जो है वो सर्विस लेड वर्टिकल्स में काम करते हैं, रिटेल, फिनटेक, हेल्थ केयर में। ये 3 नए वर्टिकल्स जुड़ जाएंगे कंपनी के साथ, and therefore this will create more growth opportunities in FY26 second half and FY27 and beyond. जहां तक की मार्जिन की बात है, so immediately depreciation amortization के चलते there will be a charge that we will take, but हमने कंफर्म किया है कि हमारा जो मीडियम टर्म आउटलुक 2 बिलियन 17 to 18% EBIT का है, that holds strong. So organic book of business will continue to improve as we have shown this quarter, next quarter as well, and then ये जो चार्ज आएगा इसको हम लोग absorb करके नेक्स्ट क्वार्टर के बाद, उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल कम बैक टू द मार्जिन्स जो हम ऑपरेट किया करते थे। बट ये ट्रेड ऑफ रहेगा, हमेशा लेना पड़ेगा कि जब आप M&A करते हैं तो ये वाला ट्रेड ऑफ रहता है, बट इट फाइनली क्रिएट्स अ लॉट मोर वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स and stakeholders, and we believe that for the long term sustainability company के लिए ये this is a thumbs up thing. ओके ठीक है सर, पिक्चर मार्जिन्स को लेकर काफ़ी अपनी टिप्पणी कर दी। अब बात करते हैं GenAI और जो आपका सरकारी PPP मॉडल के अंतर्गत जो आपकी ऑर्डर बुक है इस वक्त और ऑर्डर पाइपलाइन है, वहाँ स्थिति कैसी है, इस पर जरा टिप्पणी करेंगे आप? तो देखिए, दो काम हो रहे हैं इसमें। सबसे पहले तो GenAI AI में हमारे ये 176 पैटेंट्स हमने फाइल किए हैं टोटल, राइट। और इस बार के जो हमारे डील विंस रहे उसमें से 2 जो डील्स थे, एक मेडिकल में, एक एक्चुअली 3 इंडस्ट्रियल एंड ऑटो, ये तीनों में हमारा GenAI का सोल्यूशन साथ में हमने सर्विसेज के साथ क्लाइंट को दिया है। एज वी गो फॉरवर्ड वी आर वर्किंग with various institutions, कुछ कॉलेजेस हैं इंडिया में, एक कॉलेज है US में, 3 कॉलेजेस इंडिया में जिनके साथ हम GenAI का पार्टनरशिप और काम कर रहे हैं। एक मेडिकल एरिया में कर रहे हैं, एक जो है वो मोटर कंट्रोल एरिया में कर रहे हैं, और एक तीसरा हम लोग एनर्जी के एरिया में कर रहे हैं। तो ये जो GenAI AI का लेवरेज होगा इनमें, इससे प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट, इन तीनों का एडवांटेज होगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन दैट एरिया। एक हमने इनवीडिया के साथ पहले पार्टनरशिप की थी, वो हमने ऑलरेडी अनाउंस की है मेडिकल के लिए, और आगे चलकर भी आप और अनाउंसमेंट्स देखेंगे। सो GenAI AI इज पार्ट ऑफ द कंपनीज ग्रोथ स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड। वही नहीं, हम लोग एजेंटिक AI में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब मैं आपके साथ अगले क्वार्टर में जुड़ूंगा तो और आपसे डिटेल शेयर करूंगा, बट देयर इज वर्क हैपनिंग एज वी स्पीक इन आवर ऑफिसेज इन एजेंटिक AI एज वेल। ओके चलिए अब चलते हैं, एक बार इस पर एक व्यू लेते हैं। थैंक यू आपका अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट अगले क्वार्टर्स के लिए। नीरज, क्या व्यू होगा आपका LTTS पर? ट्रैक करते हैं क्या इसे?
आई थिंक अगर आप स्टॉक के देखें तो लास्ट एक साल में कुछ खास मूवमेंट नहीं आई है स्टॉक में, बट जैसे थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिला है तो स्टॉक में आज कुछ कुछ मूवमेंट देखने को मिली है। मुझे भी लगता नहीं है कि अभी एकदम से इसमें कुछ बहुत अच्छी रिटर्न आ सकती है, बिकॉज स्टॉक कोई सस्ता नहीं है और परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर्स की ठीक ठाक रही है। तो अगर आगे चलते हुए कुछ और इम्प्रूवमेंट होती है रिजल्ट्स में, आई थिंक तब इसमें एक लॉन्ग टर्म और मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू दोबारा ले सकते हैं। आई थिंक अभी मैं कोई बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, बिकॉज काफी चेंजेस हो रहे हैं सेक्टर में, और प्लस अब यूएस में भी क्या होता है आगे चलते हुए इस सेक्टर के मुताबिक, आई थिंक वो सब देखना भी बहुत जरूरी रहेगा। ओके चलिए आप एक काम करते हैं, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे पर आते हैं। और स्टॉक्स ऑफ द डे में हम आज 2 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं इसको, आज के 2 हीरो ऑफ द डे, और उसके बाद लक्ष्मण जी के पास वापस चलेंगे स्टोरी को रिविजिट करने के लिए। पहले आपको बताते हैं आज के 2 बिग हीरो ऑफ द डे, L&T टेक और HDFC लाइफ। L&T टेक क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे, हीरो ऑफ द डे। अच्छी तेज़ी यहाँ पर, शानदार तेज़ी 0.8% के करीब। HSBC की यहाँ पर बाय की रेटिंग है, 6000 के टारगेट हैं। हालांकि नंबर्स अनुमान के आसपास ही रहे थे। डॉलर रेवेन्यू 1.6% बढ़ा है, 31.2 करोड़ डॉलर, $312 मिलियन वर्सेस $314 मिलियन का एस्टिमेट। मार्जिन 16% पर रहे वर्सेस 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 10% के करीब रहने का अनुमान था यहाँ पर। और मीडियम टर्म रेवेन्यू आउटलुक यहाँ पर इंटैक्ट है, और ईबिट मार्जिन 17 to 18% का एक एस्टिमेट है। और HSBC ने एक काफ़ी यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू दिया है कि सिनर्जी उम्मीद से बेहतर नज़र आई इनको। उसके अलावा HDFC लाइफ, ये आपका दूसरा हीरो ऑफ द डे। यहाँ पर HSBC की एक बाय की राय रही, टारगेट रहा 750 रुपीज़ का। अगेन अनुमान से अच्छे नतीजे, और ख़ासतौर से जो एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट है वो 12% बढ़ा, और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस ये भी 8.6% बढ़ा। मार्जिन भी उतना नहीं गिरा जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये एक रीज़न है HSBC ने यहाँ पर बोला है कि ये काफ़ी पॉजिटिव है इसको लेकर। तो ये आज के 2 हीरो ऑफ द डे, जिसमें HDFC लाइफ तो अब 10% के सर्किट पर है। दूसरा बड़ा आज की जो खबर थी वो एथेनॉल से जुड़ी शेयरों में, जहां पर अच्छी तेज़ी है। एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक बड़ा कदम जल्द आ सकता है। लक्ष्मण जी के पास वापस चलते हैं, एक बार स्टोरी को रिविजिट करते हैं। अभी भी प्राज इंडस्ट्रीज करीब 3% ऊपर। लक्ष्मण जी एक बार रिविजिट करते हैं स्टोरी को। जी दरअसल जो खबर है उसके मुताबिक बहुत जल्द कैबिनेट एथनॉल की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इसके तहत बी हैवी मोलासेस में ₹1.82, केन जूस से मिलने वाले एथनॉल में ₹1.31 की बढ़ोतरी संभव है, और सी हैवी मोलासेस में करीब ₹6.87 का जो इंसेंटिव था उस इंसेंटिव को प्राइस हाइक के तौर पर रेगुलराइज किया जा सकता है। और इसका मोटा मकसद यह है कि एथनॉल ब्लेंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, एथनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। और नितिन गडकरी ने कहा भी है कि हम अगले 2 महीने के भीतर जो अभी 15.83% एथनॉल ब्लेंडिंग है उसको बढ़ाकर हम लोग 20% कर देंगे। तो पूरा फोकस एथनॉल पर रहने वाला है, इसलिए सरकार इसकी कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, तो चलिए ये समय कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे जो आज के हमारे स्टॉक्स ऑफ द डे में भी शामिल थे। और ये बलरामपुर चीनी 0.3%, HPCL और प्राज इंडस्ट्रीज़। मीनवाइल मार्केट थोड़ा स्लिप हो रहा है। और देखिए अगेन इशू वही था कि अगर आप BTST लेकर गए थे तब तो ठीक है निफ्टी के लिए, लेकिन जहां खुले वो बड़ी रेजिस्टेंस थी 23,350, 23,400 की हमने बात भी की थी कि यहां अगर टिके तभी आप सोचिएगा। अब देखते हैं इसको अगले कुछ मिनटों में एक सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आ रही है या नहीं आ रही, वो ज़रूरी होगी देखना। लेकिन अभी के लिए तो मार्केट कूल ऑफ हुआ है और हाई से वापस स्लिप हुआ है। तो उसका अगेन विरोध जो मैं बात भी कह रहा था ना कि हमारी मार्केट इन कारणों से नहीं गिरी है जिन कारणों से ग्लोबल मार्केट में रैली आ रही है। ये कारण हो सकते हैं शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने के, लेकिन बड़ा ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है और लोग सस्पेक्ट रहेंगे। हालांकि एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ, अभी भी एज ऑफ नाउ निफ्टी ने हायर लो और हायर हाई बनाया कल के मुकाबले। हाई तो खैर हायर ही है, अभी तक का लो तो कल के लो से काफ़ी बेटर है। तो देखते हैं अभी, अब मेरे ख्याल से अगले 1 घंटा मार्केट को देखिए, ऑब्जर्व करिए। एक पॉसिबिलिटी अगर बने कि सेकंड हाफ में दोबारा रैली हो या ना हो, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिड कैप अभी भी स्ट्रांग है। मिड कैप इंडेक्स में हल्का सा भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है और एडवांस डिक्लाइन अभी भी काफ़ी शानदार है। 8:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है। और मिड कैप इंडेक्स भी दिखा दीजिए, वो अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन हाँ, निफ्टी पर ऑब्वियसली कुछ ये हुआ होगा कि जो स्पेशली BTST वाले हैं उन्होंने बुक किया होगा सुबह सुबह, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी तेज़ी बरकरार है। जी, तो ये था इंडेक्स पे व्यू और एक सेंस। और
मीनवाइल अमित जी का जो टारगेट 1 है M6 पर वो हिट हो गया, जो सुबह सुबह पैनल में लिया गया था। लिखा है एक बार M6 आपकी स्क्रीन पे 6150 का लक्ष्य था, वो हिट हो चुका है। अच्छी कॉल दी है अमित जी। अभी एक्सटेंड करें या फिर बुक करें? अमित जी वो अनम्यूट वाला बटन नहीं, मेरा कैसे हो गया पता नहीं। जी, इंट्राडे पर्पसेस के लिए बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर निफ्टी स्लिप करता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट इरोड हो जाएगा। अगर पोजिशनल किसी का है तो 5950 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, 6000 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया जाए इसमें। जी। और राजेश सतपुते जी, इनके पास एक ऐसी विद्या है, मत पूछिए, बटन कैसे दब जाता है पता ही नहीं चलता है अनुज। हाँ। यार ये कैसे दब गया पता ही नहीं चला। नहीं, एक बात बताऊँ, वैसे गाबा सर के पास हक है, गाबा सर सबकी खिंचाई कर सकते हैं, लेकिन गाबा सर ने कहा था कि मैं मान लेता हूँ कि मुझसे दबा है। ये नहीं बोलता है कि पता नहीं कैसे दब गया। राजेश जी दबाया होगा तभी दबा होगा, ऐसे तो नहीं दबेगा। राजेश जी ये टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे क्या आप किसी के साथ? जरूर जरूर जरूर, हम लोग अभी मिलने वाले हैं ना, तो बता दो। बजट में मिलेंगे तो आपसे टेक्नोलॉजी जरूर शेयर करेंगे, कैसे जरूर, मनी मन में आप म्यूट बटन दबा सकते हैं और अनम्यूट भी। बहरहाल यस, M6 जो कॉल थी वो पैनल की बहुत अच्छी रही। और आज एडिटर स्टेक में हमने अभी कुछ देर पहले इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात की थी। HDFC लाइफ नाउ इट्स अप बाय 10%, और मैक्स फाइनेंशियल करीब करीब 8% ऊपर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव है। आज का सबसे बड़ा विनर है इंश्योरेंस स्पेस। देन आपकी स्क्रीन पे कैम्स आएगा, यहाँ पे अच्छा खासा मूव है। और शॉर्ट कवरिंग के केस में एक हुडको हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये कुछ और काउंटर्स जो है इसमें शामिल है। चलिए काम करते हैं और अब इस कार्यक्रम को पहला सौदा को यहीं विराम देते हैं। अमित सेठ जी और आशीष बहती जी हमारे साथ इस कार्यक्रम से उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, और बाकी आप सभी लोगों को शिवांगी और नीरज जी और प्रकाश सर बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स के लिए। एक ब्रेक के बाद 10 कदम ट्रेड। भारत हमारी धड़कन है, भारत हमारी जान है, इसकी कामयाबी से ही हमारी पहचान है। देश में अब हर कोई निवेश की भाषा सीख रहा है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने का इरादा कर चुका है। जब पूरी संजीदगी के साथ दिन रात एक जुनून को पूरा करने में लग जाते हैं, तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास खड़ी होती है। छोटे से लेकर बड़े कई सारे सपने हमने पूरे होते देखे हैं, पर अभी भी बहुत से ख्वाबों को पूरा करना बाकी है। ये जज्बा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। हमारे रिश्ते का मांझा वक्त की चरखी पे यूं ही लिपटता रहेगा, और भारत की समृद्धि का ये सफर नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। 20 सालों से भारत के निवेशकों का भरोसा, CNBC आवाज लाता रहेगा आपके मुनाफे की बात। Co-powered by SBI, be scam safe. और सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंप देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाइए। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट। ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by ICICI Direct, live the and life. Co-powered by SBI, be scam safe. नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। ब्यूरो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और हमारे साथ शो में होंगे अमित सेठ और आशीष बहेती जो पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उतेकर भी अपने टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में ASK हेज सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी से होगी बातचीत, और टेक्निकल्स पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ेंगे। ये सब कुछ ही देर में आपके लिए शो में, लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। निफ्टी में गैप अप हुआ, लेकिन वहीं पर एक टॉप बना, और मार्केट का ओपन हाई आज सेम है।
एक दोबारा कोशिश अब हो रही है वापस मार्केट उस लेवल पर आने की। बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये भी 10 डेमा पर आकर थोड़ा कूल ऑफ हुआ, वहाँ से करीब 150 पॉइंट। निफ्टी आईटी में आज अच्छी खासी बढ़ा था क्योंकि नैस्डैक में शानदार मोमेंटम था, प्लस यूएस का डेटा अच्छा आया था। हालांकि अब निफ्टी आईटी कूल ऑफ हो रहा है एक्चुअली, और अब करीब एक्चुअली टेक्निकली तो डे लो पर आ गया निफ्टी आईटी। लेकिन आज स्टॉक्स में कुछ स्टॉक्स का बोलबाला है। एचडीएफसी लाइफ 10% ऊपर, एलटीटीएस 9% ऊपर, और उसके अलावा पेटीएम 5%, मैक्स फाइनेंशियल 7%, आईसीआईसीआई प्रू। तो क्लियरली सेक्टर ऑफ द डे तो इंश्योरेंस है, एसबीआई लाइफ, और उसके अलावा अदानी ग्रुप स्टॉक्स में हालांकि ऑफ हाइज हैं स्टॉक्स, लेकिन वहाँ पर भी रैली है, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन में। उसके अलावा कोफोज में अच्छा मोमेंटम है। जो स्टॉक्स नीचे हैं उनमें कल्याण ज्वेलर्स आज भी हालांकि बैन में आया 3.5%, और एक्ल 2%, सीएससी 1.5% और वोल्टास करीब 1.5% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बीरू जी हाँ, ये थी अब तक की छोटी सी समरी। निफ्टी थोड़ा सा एक चीज़ नज़र आ रही है कि कल के जो स्विंग हाई और परसों के स्विंग हाई यानी 23,300 को थोड़ा सम्मान दे रहा है, यकीनन सम्मान दे रहा है, वहाँ रिस्पेक्ट दे रहा है। और पुट राइटर्स आज सुबह सुबह से जो विजिबल थे यहाँ पर, वो थोड़ा सा इसको पुश देने की कोशिश करते हुए 23,300 पे स्टेबिलिटी आ रही है। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं अब, जो आज इस पैनल के साथ हम डिस्कस करेंगे। अमित सेठ, आशीष बैती, विकास सालुके और सचिन अनुतेकर। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। आपका आज का टॉप कॉल, 2 ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अमित जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक यहाँ पर निफ्टी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहना चाहिए। 23,350 400 के आसपास एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, एंड नीचे मुझे लगा है 23,200 के आसपास एक सपोर्ट है। तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में आज मूवमेंट होनी है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, थोड़ा सा दबाव यहाँ पर एफएमसीजी काउंटर्स पे है। वहाँ पर यूनाइटेड ब्रीवरीज का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है। काफी दिनों से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ही ये ट्रेंड हो रहा था, एंड प्लस जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के आसपास एक क्लस्टर बना है, तो ये मुझे लग रहा है कि क्लस्टर का ब्रेकडाउन होना चाहिए, एंड हो सकता है कि 1850 के आसपास का एक स्विंग बने। सो पोजिशन यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजिशंस ऐड करने की सलाह होगी। यूपीएल के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 1968 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ऑन दी अदर हैंड चोला फाइनेंस में मुझे लग रहा है थोड़ी सी अपटिक होनी चाहिए। एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल यहाँ पर डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है, एंड जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से डेटा है 1300 के आसपास का एक हर्डल जरूर है, बट अगर ये हर्डल पार हो जाता है तो एक काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होगी। तो 1355 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 1270 के स्टॉप लॉस के साथ। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी दी है। ओके, चलिए, तो ये इस समय सचिन के पिक्स। विकास जी, गुड मॉर्निंग। विकास जी, आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखो, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे हमने लास्ट कुछ दिनों में देखने मिले। आज भी अगर देखोगे तो गैप अप होने के बाद एक बीच रास्ते में ये रुका हुआ है। ऊपर की तरफ जो इम्पोर्टेंट जो रेंज है 23,340, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वापस उसी रेंज पे एक रेजिस्टेंस ले रहा है। बट लेकिन स्टॉक पे आप देखोगे तो मुझे लगता है अभी भी बायोकॉन एक अच्छा यहाँ पे चार्ट देखने मिल रहा है। मैंने 2 दिन पहले भी रिकमेंड किया था, और वहां से वापस ही ऊपर की रेंज में आया। 52 वीक हाई के आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ से ये क्लियर करके ऊपर में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस देखने मिलेगा वो 410 के आसपास देखने मिल सकता है। तो 410 के टारगेट के लिए यहाँ पे बायोकॉन को बाय करना है। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है आज के दिन में वो 384 का है। तो 384 के स्टॉप लॉस से बायोकॉन को बाय कीजिए। 410 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुली 52 वीक के ऊपर बंद होना कर देता है पूरे वीक में, तो मुझे लगता है कि ट्रेंड जो है बायोकॉन का एक पॉजिटिव साइड देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा काउंटर है यूपीएल में हमने देखा है कि मार्केट में जिस हिसाब से एक डाउनफॉल देखने मिला था, उसके एग्जैक्ट अगेंस्ट ये काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिला था। लास्ट कुछ दिनों में एक आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिल रहा था, और आज भी ये काउंटर ऊपर की तरफ ही सस्टेन करते हुए देखने मिल रहा है। 548 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो यूपीएल मेरा बाय कॉल रहेगा। 540 का स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 572 के आसपास के टारगेट यहाँ पे यूपीएल में देखने मिलेंगे। यूपीएल है, हमने हमारे क्लाइंट को भी रिकमेंड कर चुके हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा पोटेंशियल है। टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग है। तो यूपीएल बाय रहेगा 572 के टारगेट के लिए, 540 का स्टॉप लॉस। ओके, यहाँ पे यूपीएल बाय, ये वो स्पेस है जो कि कल अपने साथ
अच्छे अगर आप देखें नंबर्स लेके गया था, दैट मीन्स अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। मीनवाइल निफ्टी कोलैप्स हो रहा है एक बार फिर से 23,300। अभी चैट्स के दौरान बात के दौरान इसने 23,300 को एक बार तोड़ा था। एफएमसीजी बास्केट सिवियर प्रेशर, आईटीसी, नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल और इनफैक्ट पूरा फार्मा, ल्यूपिन, आप देखिए क्या प्रेशर में है इस वक्त। प्रेशर बहुत ज़्यादा मार्केट पे इस वक्त हायर लेवल से। ट्रेड्स और पिक करते हैं। आशीष जी बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त, आपके चॉइस ऑफ स्टॉक्स में क्या है? जी वीरेंद्र जी, टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा मूव इसमें बन रहा है इंट्राडे में और हमें लग रहा है कि यहाँ से एक स्विंग स्टार्ट हो सकता है। तो 760 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 785 के टारगेट और 795 के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो मदरसन सुमी का। यहाँ पे भी एक अच्छा मूव बन रहा है, स्टॉक ने एक बेस बना लिया, तो 147 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। 153 और 156 के टारगेट्स के लिए। और चलते हैं अमित सेठ के पास। अमित जी गुड मॉर्निंग अगेन, आपकी 2 ट्रेड इस समय की। जी अनु जी, पहला ट्रेड रहेगा एनटीपीसी में जिस हिसाब से ओवरसोल्ड लेवल से पुल बैक आ रहा है, मुझे लगता है कि ये 50 डेमा लगभग 330 तक ये स्विंग जा सकता है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 320 रुपए का। मेरा सेकंड स्टॉक रहेगा एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी अर्ली चार्ट्स में हम एक फ्रेश मूव देख रहे हैं। तो 3526 का करंटली प्राइस है। हमारे टारगेट्स रहेंगे 3625 के और स्टॉप लॉस रहेगा 3470 का। ओके, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए स्क्रीन पर आते हुए। एक आध स्टॉक्स को रिविजिट करते हैं। एक बार कैम्स लेकर आइए जरा। काफ़ी समय बाद इस तरीके के मूव्स कैम्स में आ रहे हैं। करीब करीब 5% ऊपर ये स्टॉक आपको दिखाई देगा। अब तक इस पर हमने शायद ट्रेड लिया नहीं है, अगर लिया तो मुझे बताइएगा। सचिन एक बार कैम्स देखिए, एक इंट्राडे में अच्छा मोमेंटम आ रहा है यहाँ पर, क्या चेस करें इसे? अनुज, मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर पुल बैक मिल जाता है तो उसके बाद करना चाहिए। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 45 के रेंज में। उसके बाद अगर थोड़ा सा पुल बैक आ जाता है 44 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर थोड़े से लॉन्ग रीडिप्लॉय किए जा सकते हैं। बट डेफिनेटली जिस तरीके से ये बिकवाली हुई थी पिछले कुछ हफ्तों से, एक काफी अच्छा जिगजैग करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ है एंड 4200 के आसपास मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस एस्टैब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर नियर टर्म का व्यू ले तो बेटर होगा, बट पुल बैक पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ एएसके हेज सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। वैभव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। उसे समझते हैं कि मौजूदा मार्केट में इस समय उनकी क्या रणनीति है। वैभव जी गुड मॉर्निंग। तो कंसिडरिंग मतलब आप तो आई थिंक लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं, तो इस समय मार्केट में अप्रोच क्या है और कैसे इस वॉलेटिलिटी को आप नेविगेट कर रहे हैं? Anuj, I think ये volatility has been pretty difficult in that sense because एक बाजू earnings आने की कगार पे है और दूसरी बाजू के February 1 को अपना यूनियन बजट भी है। और इस वक्त हमें लगता है और हमारा अनुमान है कि ये बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है। खास करके वो एक गवर्नमेंट का पाथ डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ के हाउ कि जैसे ग्रोथ को वो आगे बढ़ा सके। लास्ट 2 क्वार्टर में हमने देखा है कि ग्रोथ थोड़ा सब ऑप्टिमल था। तो वेदर केपेक्स में आप कंटिन्यूड फोकस रखें या कंजम्पशन पे रखें, और इस पूरे इक्वेशन में कि कैसे फिस्कल मैथ भी रहेगा। सो आई थिंक बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और हम केयरफुली देखेंगे। बट फ्रॉम अ पोजिशनिंग परस्पेक्टिव, जब भी ऐसी ज़्यादा टर्बुलेंस आती है, वॉलेटिलिटी आती है या ऐसी बड़ी इवेंट आगे आती है, तो हम जनरली काफ़ी हेज करके चलते हैं फ्रॉम अ पोर्टफोलियो परस्पेक्टिव। ओके, तो ये इस समय बिल्कुल वॉलेटिलिटी में इतना ज़्यादा मार्केट में काफ़ी स्ट्रेस भी दिया। अच्छा वैभव, एक सेक्टर जिसमें आज काफ़ी शानदार तेज़ी है वो है इंश्योरेंस। आपके पोर्टफोलियो में है क्या इंश्योरेंस स्टॉक्स और आप किस तरीके से देखते हैं स्टॉक्स को? See, I think insurance, first of all, from a longer term business perspective से अगर हम बात करें तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। सेकेंड के वैल्यूएशंस ऊपर से भी काफ़ी करेक्ट हुए हैं। द ओनली थिंग जो गवर्न कर रहा है और प्रॉबेबली एक हैंगओवर
हो सकता है वो है सम अमाउंट ऑफ मेजर्स फ्रॉम अ बैंक एश्योरेंस पर्सपेक्टिव। सो जैसे हमने क्वार्टरली नंबर्स हम देखेंगे, अनुमान ये है कि क्वार्टरली नंबर्स प्रॉबेबली बेटर देन एक्सपेक्टेड रह सकते हैं। सो इसी के कारण हमें लगता है कि वाइल लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी इज देयर, ये जो रेगुलेटरी फोरबेयरिंग है, आई थिंक उसके कारण काफ़ी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो एक अच्छा लेवल बन सकता है, या अच्छी अगर मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म का व्यू है तो ये सेक्टर श्योरली देख सकते हैं। वैभव जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। इस बार का ये जो कैपिटल गुड्स का प्राइस डैमेज था वो तो काफ़ी सिवियर रहा, नो डाउट। शायद टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूँ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे को शायद बहुत अच्छा लगे, बहुत ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है, बट वैल्यूएशंस को देखते हुए और क्लोजर टू बजट आपका व्यू क्या है कैपिटल गुड्स पे? सी वीरेंद्र, आई थिंक बिफोर अंडरस्टैंडिंग के अपना व्यू यहाँ से बजट के लिए क्या है, एक बार वेरी क्विकली अगर हम लास्ट 3 से 6 मंथ्स देखते हैं और उसके कंपैरिजन में लास्ट 10 साल देखते हैं, तो लास्ट 10 साल में अगर हम देखें तो एक कंप्लीट फोकस रहा है केपेक्स ड्रिवन सेक्टर्स में और सप्लाई साइड मेजर्स में। द ओनली डिफरेंस जो लास्ट 3 से 6 महीने में हुआ है, इसके वाइल सेंटर का जो फोकस है वो कंटिन्यूड है, बट स्टेट्स में आई थिंक थोड़ा एक्सपेंडिचर डाइवर्स हुआ है फ्रॉम द वेलफेयर परस्पेक्टिव, एंड राइटली सो टू सम एक्सटेंट। सो कहने की बात यह है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड केपेक्स का अनुमान था बोथ सेंटर और स्टेट में, उसी के फाइनेंसेस के मद्देनजर आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन ऐसी बनी है कि प्रॉबेबली यहाँ से केपेक्स ड्रिवन सेक्टर्स में थोड़ा कूल ऑफ होएगा, और उसके कारण जो बहुत ही एलिवेटेड वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स चल रहे थे वहां से थोड़ी करेक्शन हुई है। अभी बजट आगे है और मैं यही कहूंगा कि वेट फॉर द बजट के उनका एक किस बाजू डायरेक्शन आता है फ्रॉम अ बजट परस्पेक्टिव, स्पेशली ऑन द केपेक्स, और उसी के बाद हम कॉल लेंगे। बट तब तक आई थिंक वेट एंड वॉच मोड विल बी बेटर फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव। वेट एंड वॉच, बजट को सुनिए समझिए, उसके बाद ही आई थिंक कोई कॉल लेंगे। और आपसे बात जब मैं कर रहा हूँ ना वैभव जी, आज एफएमसीजी बास्केट फिर बहुत प्रेशर में, बीच में एक फीलिंग आ रही थी कि माइट भी बाजार शायद थोड़ा सा वैल्यूएशंस को थोड़ा सा जो कूलिंग ऑफ हुई है उसको चेज करने की कोशिश करे, बट धीरे धीरे वो सोच भी धीमी लग रही है। आप एफएमसीजी में भी कोई कॉल लेने से पहले क्या किसी प्रकार के स्पेशली मिडिल क्लास के किसी टैक्स रिलीफ की बात पर गौर करना चाहिए? मतलब अगर वैसा कुछ हो तो कोई एफएमसीजी पे कॉल लेनी चाहिए, या फिर व्यू क्या है आपका एफएमसीजी पे इस वक्त, और क्या बजट में ऐसा पॉसिबल है इस डिमांड को पुश देने के लिए? तो आई थिंक अगर हम एफएमसीजी एज ए सेक्टर की बात करते हैं तो अभी जो मूवमेंट हम देख रहे हैं वो इमीडिएटली गवर्नड है बाय द अपकमिंग रिजल्ट्स, कि ऐसा अनुमान है कि शायद वॉल्यूम ग्रोथ जनरली ऑन एन ओवरऑल सेक्टर बेसिस पे थोड़ी वीक आने की संभावना है। नाउ उस कारण आई थिंक प्रॉबेबली के वेरी शॉर्टर टर्म व्यू में ये मूवमेंट हमें देखने मिल रही है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं तो एक समझना बहुत ही इजी है कि इंडिया एक कंज्यूमर स्टेट है, और कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स शॉर्ट टर्म में शायद वो करेक्ट हो सकता है, बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी के परस्पेक्टिव से वो ठीक ही है। सो अगर काफ़ी अच्छे करेक्शन में रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये अगर पैक मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक ये सभी स्टॉक्स रहेंगे। सो राह देखिए कि करेक्शन हो जाए, और अपकमिंग बजट में अगर कुछ कंजम्पशन में मेजर्स आते हैं, जैसे आपने कहा प्रॉबेबली सम टैक्स रैशनलाइजेशन एज वेल, तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम और प्रॉबेबली ट्रेड बन सकता है, बट नॉट इमीडिएटली, वेट फॉर ऑल द रिजल्ट्स टू कम आउट। इस मार्केट की जो सबसे दुखती नब्ज रही है वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स, चाहे एचडीएफसी बैंक हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक हो, इन स्टॉक्स ने रिटर्न्स देने बंद कर दिए हैं। ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से? सी अनुज, ये वेरी वेरी क्लियर है कि हम अगर रिलेटिव वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो चीपर है ऑन एन ओवरऑल, बोथ ऑन एन एवरेज बेसिस और हिस्टोरिकल, जो भी आप कौन से भी बेंचमार्क के हिसाब से।
और हमें एक खास ध्यान रखना चाहिए कि बिकॉज के एफपीआई के पोर्टफोलियोज आर हैवी वेट ऑन फाइनेंशियल सेक्टर्स, करीबन करीबन 30% ऑफ द वेट ऑफ एफपीआई पोर्टफोलियोज इज इनटू बैंकिंग एंड फाइनेंस, और खास करके प्राइवेट बैंक, लार्ज प्राइवेट बैंक्स में उनका काफ़ी बड़ा वेट है। तो जब भी हम फॉरेन सेलिंग देखते हैं, जो एक्चुअली अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली ये नेगेटिव नंबर आ रहा है ओवर द लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 months नाउ, एंड इनफैक्ट फॉर क्वाइट अ वाइल, कि जहां मीनिंगफुल एफपीआई फ्लोज इंडिया में नहीं आए हैं। तो जब तक ये एफपीआई फ्लोज नेगेटिव रहेंगे, आई थिंक इनका वेरी गुड आउट परफॉर्मेंस फ्रॉम अ मार्केट परस्पेक्टिव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये फंडामेंटल्स आर टेलिंग के अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ रहे हैं, बट अगर हम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म देखें, जिस हिसाब से स्ट्रॉन्गर डॉलर है, ग्लोबल मार्केट्स में यूएस इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, काफ़ी फ्लो यूएस तरफ शिफ्ट हो रहा है। माय सेंस इज बेसिकली ये एट बेस्ट मार्केट परफॉर्मर रहेंगे फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्गर टर्म अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल मेरा है अब दूसरे बड़े सेक्टर पर, आईटी। यहाँ पर अभी भी थोड़ा मिक्स बैग ही है, लेकिन ये साल, पिछला साल अच्छा रहा था आईटी के लिए। आपके पोर्टफोलियो में इस समय कैसी पोजीशनिंग होगी आईटी को लेकर? सी आई थिंक आईटी में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि उसके 2 या 3 मुख्य वेरिएबल अगर हम देखते हैं कि वन के यूएस इकोनॉमी है, जो जब सभी रिसेशन की बात कर रहे थे, हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट देयर इकोनॉमी इज प्रीटी स्ट्रांग। सेकेंड के ऐसी संभावना है कि एक बार नया एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है तो प्रॉबेबली कॉर्पोरेट टैक्स कट भी आ सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट आती है तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड, ऐसा अनुमान है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड काफ़ी किकअप हो सकता है अगर डिस्क्रेशनरी स्पेंड बढ़ती है। और इन सिचुएशन जहां ऑलरेडी रुपी डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सेक्टर में एट डिक्लाइंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म के लिए बन सकती है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस देखने होंगे कि एवरेज के हिसाब से किस कौन सी साइड पे बैठ रहे हैं, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस स्ट्रॉन्गर यूएस ग्रोथ, हायर डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग, रुपी डेप्रिसिएशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो बिगेस्ट थ्रेट थी फ्रॉम एन एआई परस्पेक्टिव, जनरेटिव एआई, वो आई थिंक वो थ्रेट एक्चुअली अपॉर्चुनिटी बन रही है। सो हमें लगता है ये सेक्टर ऑन डिक्लाइंस अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अच्छा, आखिरी प्रश्न पूछूंगा अब जी यहाँ से आपसे। रियल एस्टेट में भी पिछले लगभग महीने भर में काफ़ी डैमेज हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पेन है रियल एस्टेट एंसिलरी में। अब कुछ कारण वजह के साथ थे, कुछ कारण एशियन पेंट्स के साथ थे, वो समझ में आता है, बट एस्टेल का प्राइस डैमेज देखिए, स्टॉक्स आधे आधे हो गए हैं। और रियल एस्टेट प्लस रियल एस्टेट एंसिलरी और तीसरा तबका एचएफसीज, आई मीन कैनफिन होम्स, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ भी सीवियर प्राइस डैमेज। इस पर आपका टेक क्या है? हाउसिंग सेक्टर देखिए, एंड वीरेंद्र, जैसे आपने बहुत ही सटीक तरीके से कहा है कि ये काफी डाइवर्स व्यूज और प्रॉब्लली डाइवर्स मूवमेंट ऑफ द सेक्टर्स हम देख रहे हैं। अगर रियल एस्टेट प्राइजेस की बात करते हैं तो वो प्रीटी स्ट्रांग है, सेल्स भी बिकवाली भी अच्छी हो रही है, बट वो लास्ट, और ये एक्चुअली ट्रेंड पोस्ट कोविड से काइंड ऑफ बेटर हुई है। अगर हम देखते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर वो लैग से प्रॉबेबली उसमें डिमांड आती है, टिल नाउ वी हैव नॉट सीन ऑनेस्टली। ऑफ कोर्स पेंट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, प्योरली बिकॉज पेंट में तो इमर्जिंग कंपटीशन भी बहुत जोर की आ रही है, सो उसके कारण वो सेक्टर आई थिंक अंडर परफॉर्मर जनरली है। बट फ्रॉम अदर बिल्डिंग मटेरियल परस्पेक्टिव, इंक्लूडिंग ceramics, including tiles, including adhesives, MDF, plywood, वो पूरी सेगमेंट में हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। द ओनली probably I can say is basically that unorganized competition probably ज़्यादा हो रही है उसमें, but we have not been able to kind of put a finger on it. वी आर वेटिंग टू सी कि हम राह देख रहे हैं कि हम बेहतर डेटा पॉइंट्स उसमें आके एक अच्छा व्यू बना सके।
बट ऑन ए लैग बेसिस बिल्डिंग मटेरियल एक सेगमेंट है जहां हमें लगता है पॉसिबली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, चलिए अब वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट टेक्निकल्स पर बात करते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या समझ में आया पहला 1 घंटा का ट्रेड देखकर आपको, और आपके स्टॉक पिक्स क्या होंगे? मिड कैप्स में आज बहुत शानदार रैली है। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जब मार्केट एक लोअर लेवल से रिकवर होता है या तो हायर लेवल से जब करेक्ट होने की शुरुआत करता है, तो जो भी गैप अप ओपनिंग्स होती है या तो गैप डाउन ओपनिंग्स होती है, उन लेवल्स को काफी क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। और उसी के बाद हमें लगता है कि हम एक अपना व्यू बना सकते हैं। पिछले 2 दिन से अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने 23,140 150 के करीब आके बॉटम्स बनाए और रिकवरी की, जो एक गैप अप ओपनिंग थी। आज भी अगर आप देखें तो हायर ओपनिंग के बाद वापस मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग थी उसे रिटेस्ट किया है। और जब तक मार्केट अभी मुझे लगता है कि 23,200 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मूव में हमें वापस एक बार 23,400 के लेवल्स दिख सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट कवरिंग का पॉइंट है अनुज, वो है 23,400, और उन लेवल्स के ऊपर हमें लगता है कि मार्केट एक बार 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज या ईएमए तक जा सकता है। तो 23,650 या 700 के लेवल्स आ सकते हैं। अगर आप बोलिंजर बैंड भी देखो या एवरेजेस डाल के देखो, हमें लगता है कि उन लेवल्स तक जा सकता है, लेकिन 23,400 के लेवल्स को क्रॉस करना उतना ही जरूरी है। और अगर करंट लेवल से लॉन्ग लेना है तो 23,200 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी भी है। श्रीकांत, गुड मॉर्निंग। निफ्टी आईटी पर क्या व्यू कर रहे हैं आप? मतलब आप कभी देखिए, कभी टीसीएस का पुश, तो कभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज का कोलैप्स, और ये इंडेक्स इटसेल्फ अगर आप देखें 2050 के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। अभी आपका व्यू आईटी पर, और क्या क्लियर थॉट्स के साथ चेज कर रहे हैं आप इस वक्त यहाँ पर? देखिए, वैसे अगर इसके मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें तो काफी स्ट्रांग है, और एक बड़ी रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा और वक्त निकल सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये जो निफ्टी आईटी का इंडेक्स है, वो यहाँ से और हायर लेवल्स पे एक बार जाते हुए दिखेगा। इन द शॉर्ट टर्म एक रेंज बनी हुई है, 45,000 के करीब रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 43,000 42,500 के करीब है, और हम लोग अभी लगभग उन्हीं लेवल्स के करीब है। तो मुझे लगता है कि अभी इन्फोसिस के नंबर्स के बाद इस पर्टिकुलर टेक्निकल पैटर्न में चेंजेस आ सकते हैं और हम ऊपर की तरफ के लेवल्स देख सकते हैं। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट इवेंचुअली हमें लगता है कि हायर लेवल्स पे जाने की बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है। रियल एस्टेट इंडेक्स में आज शानदार तेज़ी है। एक बार स्टॉक्स देखते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की मैंने बात की थी, प्रेस्टीज एस्टेट्स डे हाई पर आया। श्रीकांत, प्रेस्टीज एस्टेट्स का चार्ट देखिए एक बार, और लगे हाथ तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का भी। कोई ट्रेड बनता है यहाँ पर? बिल्कुल, इनफैक्ट अनुज, आपने लाइक जो भी सेक्टर को जो आइडेंटिफाई किया, मुझे यही लगता है कि इसमें काफी बड़ी ओवरसोल्ड एक्टिविटी है। इस पूरे मंथ में अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो कोई बीटन डाउन सेक्टर होगा तो वो रियल एस्टेट है, और अभी यहाँ में इस पर्टिकुलर लेवल्स पे कई सारे स्टॉक अपने सपोर्ट्स के करीब है। तो करंट लेवल से अगर प्रेस्टीज की बात करूं तो यस, मुझे लगता है पिछले 3 दिनों से स्टॉक एक ही लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। करंट लेवल से एक थोड़ा पुल बैक या तो ओवरसोल्ड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी में से ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज वेरी हाई। करंट लेवल से 1490 1500 के हैं। हमें लगता है जो नेक्स्ट लेवल्स हमें देखने चाहिए वो तकरीबन 1600 के होने चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और साथ ही साथ अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज की भी अगर बात करें तो अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर थोड़ी सी भी अगर रिकवरी बनेगी तो गोदरेज प्रॉपर्टी एक हमेशा मैंने देखा है कि रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग स्टॉक होता है, और इसमें भी तेजी बन सकती है। 2400 के करीब है। इक्विलिब्रियम लेवल तो तकरीबन 2400 के करीब, सॉरी 2700-2800 के करीब का आता है, तो उन लेवल्स तक भी ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में 2650 तक के लेवल्स नजर आते हैं। एक लास्ट स्टॉक पूछूंगा आपसे यहाँ पे फाइनली श्रीकांत, आईटीसी पे आपका व्यू क्या है? आईटीसी ने समहाउ पूरे एफएमसीजी के कोलैप्स के अगेंस्ट अपने आप को 450 के ऊपर स्टेबल रखा था, 445 को ब्रीच नहीं करता था, वहाँ पे कुछ बड़े एवरेजेस प्लेस थे टीडी चार्ट्स पे। आईटीसी का फाइनली सरेंडर करना, ये क्या पूरे एफएमसीजी पे एक्सट्रीम प्रेशर का इंडिकेशन है? आईटीसी को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए वीरेंद्र, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि बजट के पहले ये स्टॉक काफी नर्वस रहता है, और उसके बाद या तो बजट के आसपास भी हमें लगता है कि इसमें बड़ी तेजी भी बन जाती है, एक अच्छा रिकवरी वाला पैटर्न बनता है।
अगर आप ओवरऑल पैटर्न को देखें और इसके करेक्टिव पैटर्न को अगर कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है कि अभी जो करंट लेवल्स चल रहे हैं 430, 440, 425 भी पकड़ लेते कि शायद आ सकता है। इन लेवल्स के करीब ये स्टॉक अपने करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट कर लेगा और उसके बाद एक रिवर्सल बन सकता है। तो इनफैक्ट करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि जो कॉन्ट्रा फंड्स होते हैं या तो जो कॉन्ट्रा हम पोजीशंस लेते हैं मार्केट में उस पर्टिकुलर सेगमेंट में करंट लेवल से आईटीसी में लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। ये स्टॉक वापस से हमें लगता है कि रिबाउंड करते हुए नजर आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप आज हमारे साथ जुड़ने के लिए श्रीकांत, और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए। तो इस शो में इतना ही। मार्केट स्टेबल है। देखिए निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट के अपटिक के साथ ही ट्रेड कर रहा है, 23,300 के ऊपर है। बैंक निफ्टी में शानदार तेज़ी है, करीब करीब 600 पॉइंट ऊपर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और वापस एक बार स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है अपने उस 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। और सबसे ज़्यादा गेंस हैं आज मिड कैप इंडेक्स में। ये इंडेक्स अब डे हाई पर 0.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स आपको दिखाई देगा, और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही शानदार 6.5:1। तो आज पोर्टफोलियोज में काफ़ी रिकवरी रही होगी। काफ़ी सवाल होंगे आपके, तो एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर शेयर और कंचन आपके साथ जुड़ेंगे। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार। क्या करेगी सरकार? देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। Presented by ICICI Direct. Live the and life. Co-powered by SBI. Be scam safe. ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Co-powered by SBI. Be scam safe. Or Scenic 710. Asli waterproof fly. नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान राजेश सातपुते जी, जो अगले आधे घंटे देंगे आपके सवालों के जवाब। लेकिन बाजार की बात करें तो लगातार तीसरे दिन आज बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा चढ़कर कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 500 से ज्यादा अंकों की तेजी और 49,316 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वही मिड कैप आज आउट परफॉर्म करता हुआ, स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इंडेक्स पे और डिटेल में बात करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार तीसरे दिन उछाल। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,300 के पार। बैंक निफ्टी में तेजी ज्यादा, मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा रफ्तार। वहीं सरकारी बैंक और रियलिटी शेयर्स में जोरदार तेजी। दोनों ही इंडाइसेस करीबन 2.5% चढ़े। बैंक्स में 3% चढ़े बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही मेटल और कैपिटल गुड्स में भी रौनक, हालांकि FMCG में दबाव। अच्छा, Q3 नतीजों के बाद HDFC लाइफ में 9% से ज्यादा की शानदार तेजी। मार्जिन भी बेहतर, दूसरे बीमा शेयरों में भी उछाल। मैक्स फाइनेंशियल, ICICI प्रूडेंशियल और SBI लाइफ भी 4 से 6% दौड़े। तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद L&T टेक में भी शानदार रफ्तार। शेयर में 9% का उछाल। वहीं OFSS में कमजोर रिजल्ट के बाद दबाव। शेयर 3% से ज्यादा गिरा। एथनॉल की कीमतें बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से जल्द मिल सकती है मंजूरी। CNBC आवाज की मेगा एक्सक्लूसिव से शेयर करीब 3% चढ़ा। नितिन गडकरी भी बोले पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य अगले 2 महीने में करेंगे पूरा।
और आ जाएंगे बाजार के दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। तीसरी तिमाही में फ्लैट रह सकता है आरआईएल का रेवेन्यू, मुनाफे में 10% का दबाव संभव, लेकिन मार्जिन्स में दिख सकता है सुधार। टैरिफ बढ़ने से जियो के आरपू में भी बढ़ोतरी संभव। रिलायंस के साथ साथ इन्फोसिस और एक्सिस बैंक के नतीजों पर भी रहेगी बाजार की नजर। आधे फीसदी से लेके 0.05% से लेके 0.8% के बीच रह सकती है इन्फोसिस के कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, वही 9% बढ़ सकती है एक्सिस बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम। तो बढ़िया मूड माहौल इस टाइम पे बाजार का हमें दिखाई दे रहा है। काफी सारे नतीजे बाजार में आए हैं, रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर, ग्लोबल क्यूज हमें आज पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। इनफैक्ट हिंडनबर्ग, जिसने अडानी ग्रुप में काफी लंबे टाइम से एक नाक में दम करके रखा हुआ था, उनकी दुकान भी आज हो गई है बंद और उसके बाद शेयर में दिख रहा है काफी अच्छा खासा उछाल। दिग्गज कंपनीज के नतीजे आज आने वाले हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेकिन आशा ये है कि शायद से वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये होता है कि बाजार बंद होने के बाद ही ये नतीजे आते हैं। निफ्टी में भी एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी बनी हुई है, मिड कैप में अच्छा परफॉर्मेंस है, रियलिटी शेयर्स भी आज चमके हुए हैं। लेकिन ये जो हमें तेजी का भाव देखने को मिल रहा है, सातपुते सर से जानते हैं, ये अब वापस से बुल मार्केट आ गया है या ये कुछ ही टाइम का हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सातपुते सर। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन जी एंड श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? बुल्स अपनी वेकेशन से वापस आ गए हैं या वहीं से इस टाइम पे व्हाट्सएप के थ्रू मार्केट को चला रहे हैं? देखिए कंचन जी, मुझे लगता है कि थोड़ा इस तरह से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो न्यूज है या जो ग्लोबल न्यूज है, जैसे कि इजराइल का या हमास का जो थोड़ा सीज फायर हुआ, या इवन जो हिंडनबर्ग का, ये जो न्यूज है थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज है। इस पे ऑब्वियसली थोड़ा तड़का रहेगा हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट है। ऑब्वियसली आज तो सब बड़े रिजल्ट्स है, तो बाजार थोड़ा वोलेटिलिटी की तरफ रहेगा। आज एक्सपायरी भी है तो ऑब्वियसली कुछ ऑपिनेस रहेगा, लेकिन अगर हम प्योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस सबको थोड़ा साइडलाइन रखें और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है बाजार एक रिलीफ रैली को प्ले कर रहा है। रही बात निफ्टी की, तो मुझे लगता है 23,300 से लेके 23,250 ये आज का एक कुशन होगा। ऊपरी लेवल से निफ्टी हल्का हो चुका है, ये एक अच्छी बात हुई क्योंकि यहाँ से फिर से एक रिबाउंड आना चाहिए। करीबन 23,500 के इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। तो मुझे लगता है आज बाजार फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से अपनी स्ट्रेंथ को दिखाएगा। तो ये फिलहाल रणनीति ग्लोबल क्यूज अच्छे लग रहे हैं बाजार में, और यहाँ पे 23,500 का इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको वॉच करके चलना है फिलहाल निफ्टी में। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ कहाँ से आ रहे हैं? पहला कॉलर है राधा कृष्ण जी, जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैदराबाद से। राधा कृष्ण जी, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मॉर्निंग मैडम, बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं मैम? बहुत बहुत अच्छी हूँ मैं। आपका सवाल सर। मैडम मैंने कल 21,800 वोडाफोन का शेयर खरीदे थे 8.93 के पास। तो मेरा ये सवाल है कि अभी बजट तक ये कहाँ तक जा सकता है, कि या मेरा डिसीजन ये जो बाई किया है ये सही है ये वक्त में या नहीं? ठीक है राजेश जी, चार्ट्स देखिए वोडाफोन के। आज तो हालांकि बढ़कर ही कामकाज कर रहा है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी इस पे, यूबीएस ने बाई की कॉल दी है लेकिन टारगेट थोड़ा कट किया है। 19 था पहले, उसको 13 कर दिया है, लेकिन संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को। आपको क्या चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं, क्या इनकी बाइंग सही है? श्रेया जी, कल वोडाफोन में 50 डीएमए के ऊपर एक मूव मिला और ये मूव बहुत अच्छा था, बहुत आप कह सकते कि रिसेंट टाइम में। तो आप कह सकते हैं कि जब तक ये 50 डीएमए यानी 8 रुपए 20 पैसे के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पे एक स्ट्रेंथ रहेगी। तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 8 रुपए का और इस पोजीशन में बने रहे। मेरे हिसाब से इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 10.5 से 11 रुपए का। दैट इज व्हाट द चार्ट इज सजेस्टिंग। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम प्लेयर की तरह आप इसमें रहे, और मोमेंटम प्लेयर अगर बनना है तो स्टॉप लॉस इज मस्ट। तो आप स्टॉप लॉस रखें और इस ट्रेड में उतरे। बढ़िया। तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया पर। लेकिन आवाज की एक एक्सक्लूसिव खबर आई थी इथेनॉल के ऊपर। आज हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग में उसके ऊपर विचार भी हो, जिसके बाद शुगर स्टॉक्स और इनफैक्ट प्राज इंडस्ट्री में आज अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। राजेश सर, आपका क्या टेक है प्राज इंडस्ट्रीज में? प्राज में अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देखें, और सुबह भी हमने यही कहा था 780 और 800 इसका पहला जोन होगा।
आज का इसका जो हाई है दैट इज 784 और उसके बाद ये कूल ऑफ हुआ, लेकिन कूल ऑफ हुआ दैट इज द मीडियन और ये मीडियन बनता है 750 का और एग्जैक्टली आज का लो 751 है। तो जो लेवल्स हमें दिखे थे सुबह वो इंटैक्ट है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से फिर से रिकवरी आएगी। जो रिसेंट हाई था 784 का वो रिटेस्ट होगा और उसके बाद इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो रहेगा 840 टू 850। तो मेरी सलाह ये है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, किसी के पास होल्डिंग रहेगी, तो आई थिंक दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न 750 के ऊपर बायस पॉजिटिव बनता है। तो आप 730 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहे, 780 का ब्रेकआउट मिले उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रिल कर दे, काउंटर अच्छा लगा। तो ये थी राय प्राज इंडस्ट्रीज पे और आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। ऑल थैंक्स टू CNBC आवाज। चलिए आगे बढ़ा जाए और चला जाए हमारे अगले दर्शक के पास। जावेद जी हमारे साथ जुड़े हैं शामली से। जावेद जी नमस्कार। नमस्कार जी क्या सवाल है सर? मेरे पास 1258 पे रिलायंस इंडस्ट्री है। 6 महीने तक रख सकता हूँ। ओके 6 महीने के लिए आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं, राइट? और 1258 पे आपने खरीदा है, यानी कि इस टाइम के करंट मार्केट के आसपास ही खरीदारी की गई है। कोई स्टॉप लॉस भी लगाया है सर? कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। सातपुते सर क्या करना है बिग बॉय रिलायंस में? आज नतीजे भी कंपनी घोषित करने वाली है। आज नतीजे है तो ऑब्वियसली आज का जो रहेगा वो पूरा फंडामेंटल रहेगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए टेक्निकली अगर आप देखें 1600 के आसपास का रिलायंस का आया था और 1600 से करेक्ट हुआ करीबन 1200 तक। तो ये जो वन लेग ऑफ सेलिंग आई थिंक दैट इज ओवर। रही बात सपोर्ट की, तो मुझे लगता है ये 1200 से लेके 1250 ये इसका क्लस्टर रहेगा, सपोर्ट जोन रहेगा। तो जो भी डिप मिलेगा तो इतने जोन में अगर रिलायंस आता है तो वो फिर से बाइंग होगी। तो मेरे हिसाब से रिलायंस ये बाय मोड पे है। बॉटम यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो बॉटम हम देखते हैं वो लग गया है। रही बात लेवल की, शॉर्ट टर्म लेवल की, तो 1240 सामने रेजिस्टेंस कहाँ बनता है? देखिए रेजिस्टेंस बनता है 1350 से लेके 1400। तो वो मेरा एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है। तो मुझे लगता है कि रिलायंस इज अ बेस्ट बाय। आपको होल्ड रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस 1200 के नीचे रखे। ठीक है, 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं फिलहाल रिलायंस में। लेकिन एक डिस्क्लेमर तरफ से हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ही करें। फिलहाल रिलायंस पे ये रणनीति। अब अगले कॉलर की तरफ हम मुड़ते हैं और अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटा से मुकेश शर्मा जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अपना सवाल पूछिए। मैंने लार्सन ट्यूब्रो इन्फोटेक के शेयर ले रखे हैं जिनकी एवरेज मेरी 3000 की है और मैं लॉन्ग टर्म का नजरिया रखता हूं, तो कृपया गाइड करें। ठीक है, लार्सन ट्यूब्रो पे पहला आपका सवाल है और LTI माइंडट्री पर भी सवाल है इनका। तो लार्सन ट्यूब्रो पे पहले लेते हैं 3496 के लेवल पर काम। LTI माइंडट्री अलग स्टॉक है, लार्सन ट्यूब्रो अलग स्टॉक है। सवाल इनका LTI माइंडट्री पे है। सर आपका सवाल किस पे है? LTI माइंडट्री पे है या लार्सन एंड ट्यूब्रो पे है? दोनों पे गाइड करें। दोनों मेरे पास हैं और दोनों में लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा। ठीक है। तो शुरुआत LTI माइंडट्री से करते हैं। सर इनमें तो प्रॉफिट पे ये बैठे हुए हैं और स्टॉक अभी तो ठीक ही परफॉर्म कर रहा है। क्या लग रहा है आपको राजेश जी? आवाज कट रही है, सॉरी। ठीक है, LTI माइंडट्री पे क्या रणनीति अपनाएंगे? मुझे लग रहा है कोई तकनीकी दिक्कत हो रही है। एक बार बैक टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। फिलहाल बाजार की बात कर लें तो अभी तेज़ी ही देखने को मिल रही है और 94 अंक की बढ़ोतरी के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट देखिए कंचन लगातार 3 दिन से तेज़ी, और ग्लोबल क्यूज़ की भी बात कर रहे थे हम, तो पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो लगातार पिटा जा रहा था उसमें आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 500 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी। और सवाल भी इस तरफ आ रहे हैं, मिड कैप्स ने आउट परफॉर्म किया है पिछले को भी देखेंगे यार आप, तो आज भी इनफैक्ट देखिए तो बहुत सारे स्टॉक्स अपने डे हाई पर भी कामकाज कर रहे हैं। और कुछ जो स्टॉक्स अपने न्यूज़ में थे, देखिए डे हाई पर रिलायंस अभी कामकाज कर रहा है इनफैक्ट अगर आप देखें, और नतीजे आज आएंगे। एक्सिस बैंक देखिए स्टॉक आज डे हाई पे कामकाज करता हुआ, SBI भी इस लिस्ट में शामिल है।
और भारतीय एयरटेल ये भी डे आई के आसपास है और इस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आपने भी पढ़ी होगी, यूबीएस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की कॉल दी है और टारगेट प्राइस भी 1707 का रखा है। तो ये सारे स्टॉक्स आज डे हाई पे कामकाज कर रहे हैं कंचन। बढ़िया। और साथ साथ ये टेक्निकल ग्लिच पूरा हो चुका है और सातपुते सर वापस से जुड़ चुके हैं। सातपुते सर, आवाज आ रही है क्लियरली, राइट? जी सर, एलटीआई माइंट्री पे 6 सवाल था, उसमें क्या करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से एलटीआई माइंट्री, अगर आप ओवरऑल इसका लार्जर टाइम फ्रेम पे चार्ट देखें तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिकवरी आनी चाहिए। रही बात सपोर्ट की, तो मुझे लगता है ये 5500 5600, देखिए मैं पोजिशनली, क्योंकि आपने बात की, मैं पोजिशनली बात करूंगा, 500 5600 ये इसके लिए एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। रेजिस्टेंस बनता है इसका 6200 पे। 6200 अगर निकले तो मुझे लगता है फिर ये 6700 6800 तक फिर से रिज्यूम करेगा अपनी रैली। तो आपको इस लेवल को ध्यान में रखते हुए 5400 का स्टॉप लॉस रखना है और इस पोजीशन में बने रहना है। 6200 का लेवल जैसे ब्रेकआउट मिले, इन दैट केस यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 6000 एंड यू कैन कंटिन्यू योर पोजीशन टिल 6600 टू 6800। तो मोमेंटम मिलेगा, फिर ये कंसोलिडेशन में है। तो ये थी राय एलटीआई माइंट्री पर। राजेश सर, अगला सवाल है राम गोपाल जी का, सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। राम गोपाल जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको मेरी? नमस्कार सबको, नमस्कार जी, आ रही है आवाज जी। मैंने ये जियो फाइनेंशियल लिए थे 244 पे, तो इसके बारे में जरा पता करना था, इसका कैसे रहेगा, कितने समय तक रख सकते हैं इसको? 1 साल का वो है मेरा नजरिया। अच्छा, कोई स्टॉप लॉस वगैरह लगाया है आपने? नहीं लगाया? कुछ नहीं लगाया। अच्छा, कुछ नहीं लगाया, तो मतलब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपने अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करा है। ठीक है। 2 आपके खरीद, एक बीएचईएल मेरा पुराना है काफी, इसका बोनस इशू आया था। हाँ, बीएचईएल बोनस इशू आया था तब 67 शेयर उसके हैं मेरे पास। अच्छा, ओके। बस 2 के बारे में पता करना था मुझे, प्लीज। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं जियो के साथ। और आज तो इसमें 2 अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 2% की तेजी के साथ काम कर रहा है। और इनफैक्ट मार्केट में ये बातें भी चल रही हैं कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल की एंट्री हम निफ्टी 50 में होते हुए देख सकते हैं। सातपुते सर, कैसा लग रहा है जियो? श्रेया जी, मुझे लगता है कि आज रिलायंस के रिजल्ट के बाद और इसके रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रैक्शन बनेगा। देखिए, अगर आप इसके लेवल की बात करें तो जियो फाइनेंस वीकली चार्ट पे अगर आप चले जाते हो तो इसका जो 200 वीक्स मूविंग एवरेज है वो है करीबन 265 का। लगा नहीं था ये 265 हिट करेगा, लेकिन 265 हिट करने के बाद मुझे लगता है यहाँ पे जो सेलिंग है वो दैट इज, यू कैन से, जो भी था निगेटिव या जो भी है वो दैट लुक्स फैक्टर्ड इन। और 265 से नीचे मुझे नहीं लगता कि अभी जियो फाइनेंस चलेगा, रादर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय का सिग्नल मिलता है। तो इसका जो स्विंग का टारगेट बनेगा श्रेया जी पोजिशनली, वो करीबन 330 340 है। देखिए 330 340 इसका एक मैग्नेटिक लेवल है, तो करंट लेवल से अगर इसको चलना है तो ये 330 340 तक जाएगा। टारगेट थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना ज्यादा टूटा है, तो यहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि आरएसआई में कंप्लीट ओवरसोल्ड होने के बाद जब कोई काउंटर खींचता है तो वो शार्प होता है। तो मेरे हिसाब से 265 का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए 250 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखें। इसका पहला पड़ाव होगा 310 का, 310 निकले तो 330 प्लस, तो काउंटर इस लेवल पे मुझे लगता है ये बाय जोन में आया है। तो ये तो राय थी जियो फाइनेंशियल पर, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा पेरेंट कंपनी है रिलायंस, तो कहीं निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। सर, एक सवाल और है इनका, बीएचईएल पे बोनस इशू के टाइम पे शेयर खरीदा था, 67 क्वांटिटी है, इसमें क्या करना चाहिए? 2 आज तो अच्छी खासी मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहा है और डिफेंसिव स्टॉक में तो वैसे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और एक मेजर इवेंट यानी कि बजट हमारे सामने खड़ा है, क्या करें आगे? देखिए सामने बजट है, तो मुझे लगता है एक नजर आपको डिफेंस स्टॉक्स पे और एक नजर आपको कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा स्टॉक्स पे रखनी पड़ेगी। और अगर आप बेल का चार्ट देखें तो लगता है कि ये 200 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है और करंट लेवल से अगर ये चलता है तो 235 से लेके 250 ये इसका टारगेट का जोन होगा। तो मुझे लगता है फिलहाल बेल में एक रिलीफ रैली प्ले है, तो 200 के नीचे प्रोबेबली 195 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे और जैसे मैंने कहा 235 इनिशियली, 250 सेकंड, ये इसका टारगेट जोन होगा। तो देखते मुझे लगता है कि बजट के पहले नॉट ओनली वेल, आई एम क्वाइट बुलिश ऑन सीमेंस, आई एम क्वाइट बुलिश ऑन लार्सन एंड टुब्रो। मुझे लगता है जितना सेलिंग होना था ये कैपिटल गुड्स में हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो चुका है, तो यहाँ से रैली आनी चाहिए। सो माय बायस इज पॉजिटिव।
तो होल्ड करने की फिलहाल राय है, 195 स्टॉक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। और जिस तरीके से बजट है अभी, तो इंफ्रा कैपिटल गुड्स पे बुलिश नजर आ रहे हैं राजेश जी। अब अगले कॉलर की तरफ मुड़ते हैं और अगला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोरखपुर से आकाश श्रीवास्तव जी। आकाश जी, गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। ठीक है, उनका सवाल लेते हैं। टाटा टेक पे उनका सवाल है, 902 की खरीद है और 220 शेयर्स हैं उनके पास, और अभी आज तो फिलहाल 2% से ज़्यादा उछल कर ये 816 के लेवल पर काम काज कर रहा है। प्रॉफिट में नहीं है, ये लॉस में है क्योंकि 902 की खरीद है। क्या करना चाहिए 6 महीने में? अगर राजेश जी मैं चार्ट देखूं तो निराशा ही हाथ लगी, 20% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे, फिलहाल लॉस में है। क्या रणनीति यहाँ से आगे अपनाइए? देखिए, मेरे हिसाब से 800 के आसपास अगर आप इसको चार्टिकली देखें तो ये काउंटर कंप्लीटली ओवरसोल्ड है। और मुझे लगता है कि 800 से, मुझे लगता है परसों भी हमारी इस पे बात हुई थी मंगलवार को, अभी मैंने यही कहा था कि 800 का बेस यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और 800 से ही ये घूम रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 780। ये बाय जोन में है और यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए, जिसका टारगेट कम से कम 840 टू 850 का होगा इनिशियली। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ से भी चलेगा तो 900 तक जाएगा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस लेवल से एक रिकवरी ड्यू है। तो फिलहाल तो आप बने रहे, जैसे मैंने कहा 780 का स्टॉप लॉस रखे, 780 85 का स्टॉप लॉस रखे, होल्ड रखे, और मुझे लगता है स्विंग में आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो एग्जिट तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्यू है। तो ये थी राय टाटा टेक्नोलॉजीज पर। लेकिन अब थोड़ा सा विषय को घुमाते हैं और वापस से हमारे जो चैनल के यानी कि CNBC आवाज के इकोनॉमिक एडिटर है लक्ष्मण रॉय जी, उन्होंने आज सुबह एक एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी एथेनॉल प्राइस के अपटिक को लेके कि कैबिनेट में हो सकता है कि एथेनॉल पे वापस से एक चर्चा शुरू हो, जिसके बाद प्राज इंडस्ट्रीज में तो एक अच्छा खासा फोकस देखने को मिल रहा है। कैबिनेट में प्रस्ताव को हो सकता है कि जल्दी से मंजूरी भी मिल सके। बी हेवी मॉलिसिस के दाम में करीब करीब एक रुपए तक की हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कैन जूस के दाम में भी करीबन 1.5 रुपए की बढ़ोतरी संभव है। इनफैक्ट सी हेवी मॉलिसिस के दाम में तो करीबन 6.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जिसके बाद आवाज एक्सक्लूसिव के बाद प्राज इंडस्ट्रीज के ऊपर जो एक्शन देखने को मिला है, आई होप इन्वेस्टर्स ने आज अच्छा खासा यहां से एक रिटर्न लिया होगा। और जिस तरीके की ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है, 6.5 से 7% ऑलरेडी यहां पे उछाल आ गया है। तो वो देखने वाली चीज है कि जिस तरीके की एक्सक्लूसिव न्यूज हम आप दर्शकों तक लेके आते हैं, उसके बाद जिस तरीके से रिएक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिलता है, होप इस तरीके की खबरें हम आगे भी लाते रहे और ऐसा परफॉर्मेंस जो है वो स्टॉक दिखाते रहे। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं उनके साथ जुड़ा जाए। जयपुर से हमारे साथ डॉक्टर सुभाष जी जुड़े हैं। सुभाष सर, गुड मॉर्निंग। और खबरें आ रही है जयपुर में बारिश बहुत हो रही है। जी मैडम, बहुत बढ़िया मौसम, लवली मौसम हो रहा है कल से। चलिए बढ़िया। ठंड का क्या हाल है सर? अरे बुरा हाल है, कश्मीर को घिला रखा है इसने। चलिए, सवाल क्या है सर आपका? मैडम, मैंने एक आईटीसी और वेदांता के लिए भेजा है, 2 क्वेश्चन है मेरे। आईटीसी 100 है 359 कैरेट से, और वेदांता भी 100 है 309 कैरेट से। But to do for that। और उससे पहले मैं आपको CNBC के 20th बर्थ पर आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेट करते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। जी, थैंक यू सो मच सर। चलिए शुरुआत करते हैं इस टाइम पे आईटीसी के साथ से। और जैसे कि शो से पहले हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर अनुज सर भी आईटीसी के ऊपर बातचीत कर रहे थे और उन्होंने भी इसके ऊपर टेक लिया था। तो गेस्ट की तरफ से ये बोला गया था कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम बजट से पहले आईटीसी में थोड़ा सा प्रेशर हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है, और ये चार्ट्स पे कंप्लीटली एविडेंट अभी भी है। 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इनका जो बाइंग प्राइस है, मैं एक बार वो रिपीट कर देती हूँ, वो है 359 का। हालांकि इस टाइम पे स्टॉक अपने उनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर आ गया है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्टरी सातपुते सर आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं? देखिए कंचन जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आईटीसी हमेशा बजट के पहले थोड़ा नर्वस होता है, और ये नर्वसनेस बजट जैसे ही खत्म होती है उसके बाद इसमें फिर से वो स्ट्रेंथ दिखती है। देखिए चार्टिकली अगर आप देखें तो मुझे लगता है ये 450 का एक बैरियर रहेगा और सामने 400 410 का एक सपोर्ट है। तो ये जो करंट फॉल है 431.95, ये जो करंट प्राइस है, प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि करंट लेवल से एक 20 रुपए से 20 रुपए से 30 रुपए का एक फॉल अभी भी बाकी है, जो बाजार को भी थोड़ा सा नर्वस करेगा। तो आईटीसी का फिलहाल जो ट्रेंड है वो वीक है, लेकिन चूंकि आपने कहा कि काउंटर उन्होंने जो लिया था वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया है, तो उन्हें मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया है तो ये जो करंट करेक्शन है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इमोशनल वाला ज्यादा है, क्योंकि सामने बजट है
लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, स्टिल एन होल्ड। इसका जो टारगेट है आईटीसी का, मेरे हिसाब से ये इवेंचुअली 500 प्लस जाएगा, लेकिन उसके लिए 1 आध साल का वक्त लगेगा। तो करंट लेवल जो रहेगा वहां से एक्सपेक्ट करता हूँ मैं। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो होल्ड है, लेकिन फिलहाल एक डिप देखने को मिल सकता है। थोड़ी पेशेंस आईटीसी में आप रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड है। चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके और भी सवाल लेंगे, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एंड थैंक यू सो मच सातपुते सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू। सरकार कमाई का जो लक्ष्य तय करती है उतनी कमाई नहीं हो पाती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इसको कम करने के लिए 2 ही उपाय हैं। पहला, सरकार अपनी कमाई बढ़ाए, या फिर दूसरा, घाटे को कम करने के लिए ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाए। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना could be as simple as 1, 2, 3। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेज सावधानी पूर्वक पढ़ें। कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैम्प देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाइए। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मार्केट गुरुकुल के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We have Kirloskar Brothers at our earlier plants. What would your preference be this time? Only Kirloskar Brothers. पापा सिर्फ किर्लोस्कर ब्रदर्स ही क्यों? यही सवाल मैंने भी तुम्हारे दादाजी से पूछा। बाबूजी, किर्लोस्कर ही क्यों? क्योंकि किर्लोस्कर ब्रदर्स है। सदियों से भारत का भरोसा, किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर। अब बढ़ते हैं ग्रोथ कोड की ओर, जो ग्रो और सीएनबीसी आवाज की एक खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियों और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप ले सके सही फैसला। इस हफ्ते सीएनबीसी टीवी 18 के वीरेंद्र कुमार ने अल्फा लियो कैपिटल के फाउंडर प्रफुल्ल कुलकर्णी से बात की और जाना कि ट्रेडर्स को मार्केट के शोर से क्यों बचना चाहिए। सुनिए। अपनी स्ट्रेटजीज पे कैसे कायम रहें, और किसी भी खबर पे जो एक ओवर रिएक्शन होता है हम देते हैं ट्रेड्स के थ्रू, उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि हमारे में वो काबिलियत है नहीं कि हम लोग ये अंदाजा लगा सके कि इस न्यूज को लेके मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। एंड उतना डीप पॉकेट्स भी रिटेलर्स के पास होता नहीं कि उतना बड़ा बेट साइज ऑफ डाल के मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। तो एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जब न्यूज हमारे तक आ जाती है तब तक ऑलरेडी गेम खत्म हो चुका रहता है। वी आर ऑलरेडी लेट फॉर द पार्टी। तो ऑलरेडी जब वहां पे खत्म हो चुका रहता है, यू विल बी जस्ट गिविंग द लिक्विडिटी फॉर द बिग प्लेयर्स टू ऑफलोड देयर पोजीशंस और टू डंप देयर पोजीशंस। तो जब ये बात आपको समझ आ जाती है तो यू विल मेक श्योर दैट यू विल कट अवे ऑल द नॉइस एंड स्टिक टू योर ओन स्ट्रेटजी। इन द एंड क्या होता है, एक ट्रेड का सिर्फ 2 ही नतीजा है, इधर वो विनर पे कन्वर्ट होता है या स्टॉप लॉस पे कन्वर्ट होता है। तो अगर आप सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम कर रहे हैं एंड न्यूज के हिसाब से आपका स्ट्रैटेजी गलत साबित हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपका स्टॉप लॉस जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा।
तो देखिए ये है खास पहल ग्रो की और साथ ही साथ CNBC आवाज की कि ट्रेडर और इन्वेस्टर सही फैसला ले सके। चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे समेटने का, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। लेकिन ट्रेडर्स हॉटलाइन तो खत्म हो गया है, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 के साथ श्रेया आपके साथ जुड़ी रहेंगी। देखते रहिए CNBC आवाज और जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार और ग्रोथ को भी देनी है पूरी रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है, टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर। Co-powered by SBI, be scam safe. और Scenic 710, असली waterproof fly. म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स निवेश का सही कदम in association with News 18 Network. I developed a treasure bag into which I placed puppets, storybooks, paper, crayons, balls. जैसे हम किताबें पढ़ते हैं वो हमारा एक ज़रिया होता है और उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला कि कैसे कैसे म्यूचुअल फंड्स आपका सल्यूशन होते हैं एक अच्छा रिटायरमेंट फंड के लिए, एक रेनी डे के लिए। मेरा नाम मनीषा चावला है। मैं पिछले 25-26 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ म्यूचुअल फंड्स में। ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। जब से मैं बड़ी हुई उन्होंने मुझे सिखाया है कि पैसे बचाना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरा जो पोर्टफोलियो है मेरे इन्वेस्टमेंट्स का, म्यूचुअल फंड्स का, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही फ़ंड में इन्वेस्ट किया है और एक ही तरह के फ़ंड में इन्वेस्ट किया है। उसको स्प्लिट किया है इक्विटी और डेट में, और अलग अलग कंपनीज़ के जो अलग अलग फंड्स आते हैं उसको डाइवर्सिफाई किया है। म्यूचुअल फंड्स मेरे लिए हमेशा से ही अच्छे दिनों के लिए भी और बुरे दिनों के लिए भी सहारा रहा है और मैं सबको ही ये कहूँगी कि ज़रूर इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स निवेश का सही कदम in association with News 18 Network. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ये है TV 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Co-powered by SBI, be scam safe. प्रायोजक हैं अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड। कॉल 9300 300 300। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और लगातार तीसरे दिन बाजार में रौनक छाई हुई है। हालांकि अभी थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, उतना नहीं लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ बाजार दिख रहा है। निफ्टी 100 अंकों से अभी 72 अंक पे चढ़कर कामकाज कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में भी 400 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे निफ्टी 23,286 के लेवल पर कामकाज करता हुआ 73 अंकों से ज़्यादा की बढ़त के साथ। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए यहाँ पे भी 445 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। 49,240 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप में भी अच्छी तेज़ी देखिए, 700 अंकों से ज़्यादा चढ़कर मिड कैप कामकाज कर रहा है। आज के सत्र में 54,611 के लेवल पर स्मॉल कैप भी आउट परफॉर्म करता हुआ 0.25% की तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 17,637 के लेवल पर कामकाज करता हुआ
गिरने वाले शेयर्स की संख्या देखिए मात्र 388 है, वही 1999 लगभग 2000 शेयर्स बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। तो ओवरऑल ब्रेथ ठीक लग रही है बाजार की। एक बार कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं आपके स्क्रीन पर। निफ्टी को कौन कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? SBI, HDFC लाइफ, रिलायंस जैसा हैवीवेट आज कंट्रीब्यूट करता हुआ निफ्टी को। HDFC बैंक भी 10 अंकों से ज़्यादा चढ़कर कामकाज कर रहा है। लेकिन FMCG सेक्टर के कुछ काउंटर्स आपको दिखेंगे जो ड्रैग कर रहे हैं। ITC HUL ड्रैग करता हुआ, HCL टेक से भी नहीं हो पाया, हालांकि इसमें रिजल्ट के बाद थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही थी और आज भी ये टूट के कामकाज कर रहा है। TCS भी इस लिस्ट में शामिल गिरकर कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स पे नजर रखिए। SBI, HDFC लाइफ, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स आज बैंक निफ्टी को पुश करते हुए गिरने वाले, यानी लूजर्स में बैंक निफ्टी में कोई भी शामिल नहीं है। तो ओवरऑल तीसरे दिन भी बाजार का मूड माहौल अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वही सवाल कायम की तेजी ये कितनी टिकाऊ है, क्लोजिंग बेल्स किस ओर इशारा करेंगे वो देखने वाली बात होगी। अभी तो शुरुआत ही हुई है, काफी घंटे हैं, लेकिन गेस्ट हमारे साथ जुड़े गए हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपसे पिक्स लेंगे, मार्केट चेक भी लेकिन उससे पहले एक नजर आपके रिटर्न कार्ड पर डालते हैं। कौन लीड करते हुए फिलहाल इस वक्त हमें देखने को मिल रहे हैं? तो ओशो जी लीड करते हुए 4% से ज़्यादा इनकी तेज़ी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। और देखिए कड़ा मुकाबला आशीष और अमोल जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। दोनों के पोर्टफोलियो में 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। हालांकि एक और दिन बाकी है अभी, शुक्रवार का कौन मारता है बाजी खिलाड़ी नंबर 1 में कहा नहीं जा सकता। आशीष जी वेरी गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से बाजार में तेज़ी देखने को मिल रही है, लगातार तीसरा दिन है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको चार्ट्स? क्या हिदायत ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फिलहाल इस वक्त? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, आपको भी और सभी दर्शकों को। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक गैप अप ओपनिंग हुई है भले ही, लेकिन निफ्टी फिलहाल जो ओपनिंग आवर की कैंडल थी उसका लो ब्रेक करने जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभलना होगा क्योंकि ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल के दिन भी वैसे ही हो, आज भी वैसे ही है। तो 23,400 जो निफ्टी ने ओपनिंग टिक पे आंकड़ा छुआ था वो एक गैप एरिया भी है। तो मेरे ख्याल से 23,400 को पार करना इतना आसान नहीं होगा और नीचे में पॉसिबल है कि गैप फिलिंग एक्टिविटी हो सकती है। नीचे में वापस से निफ्टी 23,150 के लेवल्स दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से एक सीमित दायरे में रह सकता है। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव थे, वैसे में चलते हुए निफ्टी की ओपनिंग बेटर हुई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है फिलहाल के लिए। तो 23,400 से 23,150 का रेंज होगा और यहाँ पर मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में दबाव बना रह सकता है निफ्टी के अंदर। शॉर्ट टर्म में एक दबाव और रेंज में कामकाज करता हुआ फिलहाल देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ओपनिंग हुई थी उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। ओशो जी आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को? आज कूल ऑफ तो ऊपर इस तरह से देखने को मिला है, लेकिन क्या अप्रोच फिलहाल आप अपना रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया एंड सभी दर्शकों एंड पैनलिस्ट मेंबर्स को। वेल ओवरऑल मार्केट में देखिए ट्रेंड तो काफी टर्न अराउंड हुआ है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव थे, उसके वजह से हमारे यहाँ भी एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट में बहुत दिनों के बाद निफ्टी अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आवरली चार्ट के ऊपर निकला है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, बट अभी भी हायर लेवल्स पे थोड़ा सा कन्विक्शन लैक कर रहा है मार्केट। एंड ऐसे मार्केट में बेटर है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर के चलें रादर देन इंडेक्स में कोई एग्रेसिवली ट्रेड करके लेते हुए चलें। तो ओवरऑल मैक्स पेन देखें 23,300 के आसपास है एंड आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो हो सकता है थोड़ा वोलाटाइल रहे मार्केट बिकॉज ऑलरेडी ओवरली ओवरसोल्ड है काउंटर। तो यहाँ से हो सकता है हमें बाय डे एंड थोड़ा सा वोलाटाइल होते हुए दिखाई दे। ऑल्दो मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे नियरली 23,350 से 400 के अराउंड डे एंड तक जाना चाहिए, बट अग्रेसिव ट्रेड करने से रिफ्रेन होना चाहिए बेंचमार्क इंडेक्स पर। तो वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़ा बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आप बाजार में अपना के चले, ओशो जी की तरफ से ये रणनीति आते हुए। चलिए एक बार पोर्टफोलियोज पे नजर डालते हैं हमारे खिलाड़ियों के। ओशो जी का ये पोर्टफोलियो रखिए स्क्रीन पर, क्या कुछ एक्शन उनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, उसके बाद उनसे लेंगे पिक। और देखिए यहाँ पे इन्होंने डाबर बाई कॉल की ट्रेड सुझाई थी, इसके अलावा अपोलो टायर्स भी बाई साइड की ट्रेड थी, दोनों से ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। उनके पास अभी 2 कॉल्स के और स्कोप हैं। ओशो जी क्या पिक कर रहे हैं? जिस तरीके से बाजार में थोड़ी ही सही लेकिन वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? आज पहला बाई का ट्रेड है एंड बाइंग में मुझे लगता है CDSL में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो CDSL ऑल्दो डे लो पे ट्रेड कर रहा है, 1605 1608 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 1570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आने वाले 1 से 2 दिनों में मुझे लगता है कि ये 1700 के लक्ष्य को टेस्ट कर सकता है। तो CDSL पे बाई की सलाह है करंट लेवल्स पर।
ठीक है, सीडीएसएल आज तेज होकर कामकाज करता हुआ बाई साइड की ट्रेड इनकी तरफ से आती हुई और 1570 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले 1700 के टारगेट के साथ। अब रखते हैं अमूल जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। क्या कुछ एक्शन अमूल जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, कहां से उन्होंने एग्जिट लिया है? रिलायंस और साथ ही हिंडाल्को से उन्होंने एग्जिट माफ कीजिएगा, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस नहीं हिंडाल्को और रिलायंस से इन्होंने एग्जिट ले रखा है और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बने हुए हैं। साथ ही यूपीएल में इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। अमोल जी गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से बाजार में आज चाल देखने को मिल रही है, आप कौन से ट्रेड सुझाएंगे, सेल साइड या बाय साइड? जी बाइंग साइड का व्यू है। एक करेक्शन बोलना चाहूंगा कि रिलायंस अभी भी होल्ड है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार हेल्थ के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 468 के आसपास अभी चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 500 के और स्टॉप लॉस है 458 का। आई थिंक एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है और जिस वे में आज आई थिंक बाउंस बैक हुआ है, मुझे लगता है टेक्निकल बाउंस बैक बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं और टेक्निकल बाउंस बैक के लिए जरूर देखा जा सकता है 458 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 458 स्टॉप लॉस के साथ स्टार हेल्थ बाई साइड की ट्रेड फिलहाल अमूल जी की तरफ से आती हुई, साथ ही टारगेट प्राइस आपको 500 रुपए का मेंटेन करके चलना है। अब रखते हैं आशीष जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। आशीष जी के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन, कहां से एग्जिट, कहां से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है? तो वेदांत फैशन और नायका दोनों से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। आशीष जी के पास भी 2 कॉल्स के स्कोप है फिलहाल। आशीष जी आपने क्या पिक किया है? यहाँ पर उनो मिंडा है जहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान बन सकता है, कंसोलिडेशन देखा जा रहा है और एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप और स्टॉक के अंदर और मेरे ख्याल से थर्ड वेव की ऊपर शुरुआत हो सकती है जो कि काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो उनो मिंडा पे बाई की रिकमेंडेशन होगी। यहाँ पर टारगेट जो आ रहा है वो 1200 रुपीज का है और स्टॉप लॉस 1065 का है। तो ओनो मिंडा ये एक बाई साइड की ट्रेड आशीष जी की तरफ से आती हुई, साथ ही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1065 का, टारगेट आपको 1200 का मेंटेन करके चलना है। कोई लगे हाथ दूसरा पिक भी आशीष जी? नहीं, अभी फिलहाल मैं वेट करना चाहूंगा। सेकंड हाफ में देखते हैं कि बाजार में अगर दबाव बनता है तो शायद सेल साइड का ट्रेड बेटर बन सके। ठीक है, थोड़ा वेट करना चाह रहे हैं आशीष जी। ओशो जी आप कोई सुझा रहे दूसरा ट्रेड आपका? नहीं, अभी के लिए एक ही ट्रेडिंग आइडिया है, फिर वापस से सेकंड हाफ में देखते हैं अगर मार्केट में वापस बाइंग की रुझान आती है तो बाई की रिकमेंडेशन के तरफ सेकंड हाफ में कोई कॉल देने की एडवाइजेबल रहेगा। ठीक है, जिस तरीके से थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ ऊपर इस तरह से बाजार देखने को मिल रही है, वोलेटिलिटी की संभावनाएं नजर आ रही है हमारे जानकारों को, तो थोड़ा सा इंतजार कॉल्स के लिए आपको करना पड़ सकता है। लेकिन एक और स्टॉक देखिए, अमूल जो आप देखें, हुंडई मोटर इंडिया का स्टॉक देखें, इसमें आज तेजी देखने को मिल रही है 0.25% के करीब और 1807 के आसपास कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसका 6 महीने का भी चार्ट देखेंगे तो थोड़ी ही गिरावट देखने को मिल रही है। हुंडई मोटर इंडिया के ऊपर आगे भी बात करेंगे, हमारे संवाददाता ने क्या बातचीत की, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं अमूल जी, जिनके पोर्टफोलियो में वो क्या करे, क्या फ्रेश बाइंग की यहाँ पे आपको सलाह नजर आ रही है, क्या हिदायत? जी आई थिंक चार्ट्स पे कहना थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू देना जरा मुश्किल है क्योंकि अभी भी लिस्ट हुआ है तो ज्यादा डेटा अवेलेबल है नहीं, बट अगर इमीडिएट में देखता हूँ तो 1840 का एक रेजिस्टेंस है और 1750 का एक सपोर्ट दिख के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये न्यू लिस्टिंग स्टॉक है और इसमें चार्ट्स उतने इंडिकेट करने रही है। ठीक है, फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। सरकार कमाई का जो लक्ष्य तय करती है उतनी कमाई नहीं हो पाती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। इसको कम करने के लिए 2 ही उपाय हैं। पहला, सरकार अपनी कमाई बढ़ाए या फिर दूसरा, घाटे को कम करने के लिए ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाए। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day. That's okay. फिर से ट्राई करते हैं। जो फाइनेंशियली सिक्योर हैं, वो मिस्टेक से सीखना अफोर्ड कर सकते हैं। बंधन म्यूचुअल फंड, बढ़ते रहो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
मैन इंटीमॉक्लो केक में है ग्राफीन वाला लैमिनेशन, टफेस्ट रेन, धूल और धूप से टफेस्ट प्रोटेक्शन। एशियन पेंट्स इंटीमॉक प्रोटेक्ट। मैडम जी वो सारे पैसे लेके भाग गए। दिखाते हैं इनको। डीलर निकाल दे इसके हवा। पंक्चर के बाद भी इससे हवा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये है जेके पंक्चर गार्ड टायर, जो कील लगने के बाद भी होता है हील। जेके पंक्चर गार्ड टायर, अब हवा नहीं निकलेगी। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, बोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कुछ लोग लोकल प्लाई का रंग, कम दाम या वाटरप्रूफ का स्टैंप देखकर धोखा खा जाते हैं, और ये है सैनिक 710। लोकल प्लाई बस वाटरप्रूफ होने का दावा करते हैं, और सैनिक 710 ही असली वाटरप्रूफ प्लाई है। तो धोखा मत खाइए, सैनिक 710 ही घर लाई। सैनिक 710 सिर्फ 114 रुपीज पर यूनिट। बॉन्जूर नारियल, आज बड़े फ्रेंच बन रहे हो। हाँ? याद है 10 साल पहले मैंने कहा था आई विल टेक यू टू पेरिस। पेरिस नहीं, पेरिस। तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन भी ना तुम्हारे इरादे की तरह ऑफ। मैडम इरादे कभी ऑफ नहीं होते, टेक ऑफ करते हैं। SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना सुप्रीम के गारंटीड रिटर्न से करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए अपनों के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हो खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए, कल से भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की शुरुआत होगी और एक्सपो में हुंडई की मच अवेटेड क्रेटा ईवी का लॉन्च होगा। क्रेटा ईवी का टाटा कर्व, मारुति ई-विटारा और इससे टक्कर होगा। क्रेटा ईवी में क्या है खास फीचर्स, आइए देखते हैं दीपाली राणा की एक खास रिपोर्ट। ठीक 10 साल बाद क्रेटा आइस का ईवी अवतार आ चुका है और कंपनी को इस प्रोडक्ट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि हुंडई के पोर्टफोलियो से ये पहली मास मार्केट ईवी है जो कंपनी ऑफर कर रही है। क्रेटा ईवी की जो पूरी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो क्रेटा आइस से मिलती जुलती है। हालांकि इसमें कुछ एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे जो कि इसको आइस से डिफर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको फ्रंट में यूजुअल ईवीज की ही तरह ये एनक्लोज्ड ग्रिल मिलती है ऑल ब्लैक फिनिश में। इसके चार्जिंग पोर्ट को काफ़ी स्मार्टली इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर हुंडई लोगों के पीछे यहाँ आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिलता है। फिलहाल इसकी लाइट ब्लू है। चार्ज होने पर जब चार्जिंग ऑन होती है तब ये ग्रीन कलर का हो जाता है और जब चार्जिंग स्टॉप होती है तो रेड कलर की। आपको नीचे यहाँ पर एयर वेंट्स मिल रहे हैं, 4 रिट्रैक्टेबल एयर वेंट्स, आप ये देख सकते हैं। और स्पेशली इनको इसलिए दिया गया है ताकि जो मोटर है या बैटरी है उसको कूलिंग करने में मदद करता है फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। इसके अलावा आपको क्रेटा आइस की ही तरह ये डुअल स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप मिलता है। LED शेप्ड DRLs आपको मिल रहे हैं। शार्प क्रीजेस आपको बोनेट में मिलती हैं। लेकिन अब चलते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर। गाड़ी का पूरा लेआउट क्रेटा आइस से काफी मिलता जुलता है, लेकिन स्टाइलिंग ट्विस्ट के साथ आपको डुअल टोन थीम तो पूरी गाड़ी के अंदर मिलती है ही। 10.25 इंच के ट्विन डिस्प्ले मिलते हैं। नीचे की तरफ एक और टच पैनल मौजूद है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल का काम करता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, यानी आप ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। सेंट्रल कंसोल में काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस यहाँ मौजूद है। आर्म रेस्ट के नीचे भी स्पेस दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स हैं और इसकी सीट्स इको फ्रेंडली हैं, यानी रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इन सीट्स को बनाने के लिए। यहाँ आपको ड्राइव मोड मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग विद ऑटो होल्ड का फंक्शन मिल रहा है। 360 डिग्री कैमरे का फंक्शन दिया गया है। ट्रेडिशनल लीवर जो मिलता था, गियर लीवर सेंट्रल कंसोल में, वो अब यहाँ मिसिंग है। दरअसल वो आपको यहाँ स्टीयरिंग के नीचे मिल रहा है। यूजुअली आपको इस तरीके के गियर लीवर मर्सिडीज की गाड़ियों में मिलते हैं। आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शंस मिलते हैं क्रेटा ईवी में। 42 किलोवाट बैटरी पैक, इसमें 135 PS की पावर मिलती है। 390 किलोमीटर की रेंज मिल रही है और 11 किलोवाट चार्जर से इसे चार्ज करेंगे तो इसे 4 घंटे का समय लगेगा चार्ज करने में। दूसरा बैटरी पैक है 51.4 किलोवाट का, इसमें 171 PS की पावर मिल रही है। रेंज मिल रही है 473 किलोमीटर्स की, और अगर इसे चार्ज करेंगे 11 किलोवाट के चार्जर से तो 4 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप DC फास्ट चार्जर से दोनों ही बैटरी पैक को चार्ज करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन किलोवाट कैपेसिटी 39 to 58 मिनट्स का टाइम लगेगा इसे फुल्ली चार्ज करने में।
बात करते हैं मुकाबले की, तो टाटा कर्व ईवी से तो इस गाड़ी का मुकाबला होगा ही, लेकिन इसका मुकाबला होगा महिंद्रा की नई B6 से और साथ ही अपकमिंग मारुति की ई विटारा से। तो मच अवेटेड क्रेटा ईवी से पर्दा उठ जाएगा और देखिए शेयर भी आज अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 1.5% की तेजी हिंडई मोटर इंडिया में देखने को मिल रही है। 22 अक्टूबर को ये लिस्ट हुई थी और अपने आईपीओ प्राइस से जो कि 1960 के करीब था, वहाँ से 10% की करेक्शन भी दिखाई इस स्टॉक ने, लेकिन अब देखिए 1816 के लेवल पर कामकाज कर रहा है और अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। और HSBC की रिपोर्ट भी आई थी, आपको ध्यान होगा, तो इनिशिएट कवरेज किया उन्होंने और बाई साइड की ही ट्रेड मिल रही है। तो यहाँ